हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में इंडियन पॉलिटी के जितने भी पार्ट्स हैं आपके इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी पार्ट्स हैं और जितने भी आर्टिकल्स हैं एक ही क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। तो देखते हैं इससे में तो आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर पढ़ोगे इसमें पहले आप प्रेम्बल प्रस्तावना के बारे में, मतलब कि आपका सोर्जिन क्या होता है। सोर्जिन मतलब होता है आपका प्रभुत्व संपन्न। क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न। तो भारत कैसा होना चाहिए? आपका प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए। ठीक, उसके बाद में सोशलिस्ट होना चाहिए। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। ऐसा समाजवादी एंड सेकुलर। सेकुलर मीन्स पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। तो जो भारत का जो संविधान हो कैसा हो? पंथ निरपेक्ष हो। ठीक है, सभी धर्मों की मतलब की समानता वहाँ पे। और कैसा हो? लोक मतलब कि डेमोक्रेटिक हो, लोकतांत्रिक मतलब लोगों के लिए हो। तो लोकतांत्रिक हो। उसके बाद में रिपब्लिक मतलब कि आपका गणतंत्र। रिपब्लिक मीन्स गणतंत्र। अब देखो इसे अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि जो प्रेम्बल में प्रस्तावना में जो रिपब्लिक वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, तो ठीक है, तो आप याद रखोगे ये लिया गया आपका फ्रांस से। कहाँ से? ये लिया गया आपका फ्रांस से। तो इसे अब याद रखोगे ये फ्रांस से एडॉप्ट किया गया है। अब देखो उसी में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि याद रखोगे जैसे देखो जस्टिस मतलब कि इसमें प्रस्तावना में क्या दो ऐसे लिख लोगे JLEF एंड आई। देखो इसका मतलब क्या? देखो जे मीन्स हो गया आपका जस्टिस। जे मीन्स हो गया जस्टिस मतलब न्याय। ठीक है, जे मीन्स जस्टिस मतलब न्याय। और देखो वो भी न्याय कैसा होना चाहिए? मतलब कि पॉलिटिकल सोशल एंड देखो कैसा है? पॉलिटिकल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए एंड इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक रूप से। तो ये मतलब कि आपको जस्टिस न्याय होना चाहिए। कैसा? जैसे पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, सोशल मतलब सामाजिक एंड इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक। ठीक है। अब उसके बाद में देखो एल मतलब क्या हो गया? एल मतलब हो गया आपका लिबर्टी मतलब कि आपको इधर आता है स्वतंत्रता। किसको? स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट करता है। देखो इसी में क्वेश्चन एक और आ जाएगा। देखो जैसे कि अगर पूछ ले कि आपका जो ये मतलब कि जस्टिस है, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है आप? ठीक है, तो ये आप याद रखोगे ये 1917 मतलब 1917 जो आपकी रशियन रेवोल्यूशन हुई थी। कहाँ की? रूस की जो क्रांति हुई थी। ठीक है, रूस की क्रांति, तो वहाँ से लिया गया है। ठीक है, आप इसे याद रखोगे। उसके बाद देखो अब इसमें अब एल इसका ई क्या होता है? ई मीन्स होता है इक्वलिटी मतलब समानता। इक्वलिटी मतलब समानता, तो याद रखोगे इक्वलिटी मीन्स समानता। अब देखो ये हो गया आपका एफ मीन्स होता है आपका फ्रेटर्निटी मतलब कि बंधुता। फ्रेटर्निटी मतलब बंधुता। उसके बाद आई हो गया, ये हो गया आपका इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता। देखो अब देखो उसके बाद में देखो ये आपका हो गया इंटीग्रिटी हो गया। और उसके बाद में आपका ये सोशलिस्ट हो गया एंड सेकुलर। सोशलिस्ट एंड सेकुलर। देखो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये मतलब कि पहले मतलब कि प्रस्तावना में नहीं थे। ठीक है, तो ये कब ऐड किए गए? तो देखो क्वेश्चन आ जाएगा किसके बारे में? SO मतलब सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड आई मतलब कि इंटीग्रिटी। तो ये जो वर्ड ये मतलब कि संविधान में पहले नहीं थे तो बाद में जोड़े गए। तो ये किस मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके तहत जोड़े गए? तो आप याद रखोगे ये आपके 42nd, ठीक है, 42nd का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो कब हुआ? ये हुआ था आपका 1976 में। कब? 1976। तो जो 1976 का हुआ था तो उसके तहत जोड़े गए थे। तो ठीक है, तो याद रखोगे अगर क्वेश्चन पूछे कि सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी एडेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो जो 42वां जो हुआ था संशोधन के, कौन सा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो उसके द्वारा जोड़े गए थे। अब देखो इसी में और पूछ लेगा तो जैसे ये जस्टिस न्याय के लिए अगर पूछ लिया कि ये कहाँ से लिया एडॉप्ट किया गया, ये कहाँ से लिया गया, तो ये मतलब कि इंस्पायर आपका 1917 के जो रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो वहाँ पे न्याय देखा गया न्याय की। ठीक है, तो वहाँ से न्याय का कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया गया। उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड इंटीग्रिटी ये कहाँ से एडॉप्ट किए गए? देखो तो ये जो आपके चारों एडॉप्ट किए गए ना, ये सही चार नहीं मतलब कि ये जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये मतलब जो तीन ये जो एडॉप्ट किए गए ना आपके, देखो ये आपके एडॉप्ट किए गए मतलब कि जो याद रखोगे 1 2 3, तो ये 1789 मतलब 1989 की जो आपकी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। कौन सी? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। ठीक है, मतलब कि फ्रांस की क्रांति वहाँ से लिए गए। ठीक है, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, देखो ये तो ये था आपका पूरा प्रस्तावना के बारे में जो कि आर्टिकल 1 to 4। तो इसमें मतलब आर्टिकल 1 to 4 आते हैं। 1 to 4 इसमें आर्टिकल आते हैं पार्ट 1 में।
ठीक है, जो कि आपको दर्शाते हैं किसके बारे में, संघ और उसका क्षेत्र, मतलब कि उसका कितना मतलब कि टेरिटरी होगा और किस तरीके से उसमें मतलब कि नए राज्य जोड़े जाएंगे, नए मतलब कि राज्य बनेंगे। ठीक है, उन सब के बारे में भाग 1 में दिया गया है। देखो तो भाग 1 में तो आर्टिकल 1 to 4, देखो जैसे आर्टिकल 1 हो गया। ठीक है, तो आर्टिकल 1 तो इसे आर्टिकल 1 क्या दर्शाता है, आर्टिकल 1 बताता है कि इंडिया जो भी है वो मतलब कि भारत एक राज्यों का संघ है। कैसा है, जो भी इंडिया आपका है तो ये एक ऐसा, ये राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ है। तो ये आपका आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें अगर पूछ ले कभी कि आर्टिकल 1 में अगर पूछ ले कि इसमें शहरी जनसंख्या कितनी है। ठीक है, शहरी जनसंख्या आपको याद रखना है कि 31.1% होती है। और उसके बाद में ग्रामीण, तो देखो ग्रामीण याद रखोगे, ग्रामीण आपकी हो गई 68.9%, कितनी 68.9%। ठीक है, तो ये आपके हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें देखो आर्टिकल का जैसे सेकंड, तो आर्टिकल सेकंड में क्या है, तो आर्टिकल जो सेकंड में है तो इसमें लिखा हुआ है कि भारत में जो नवीन राज्यों का प्रवेश है वो कैसे होगा। ठीक, जो नए राज्यों, जो मतलब नए राज्य जो बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, उनके बारे में पूरा प्रावधान आर्टिकल 2 में दिया गया है। ठीक, इसमें आर्टिकल 2 में। ठीक है, उसके बाद में देखो इसी आर्टिकल 2 के तहत दो इसमें क्या हुआ था, अगर आपको याद रखना है तो जैसे दो सिक्किम था, दो तो सिक्किम मतलब कि असम का कौन सा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम तो इसे क्या असम का सह राज्य। ठीक है, असम का सह राज्य कब बनाया गया, क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे तो ये याद रखोगे ये आपको बनाया गया था किसके द्वारा, जो आपका 35 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, कब से 1974 का। ठीक है, इसके तहत बनाया गया था। तो इसके तहत ये आपका किस में दिया गया, ये आपका आर्टिकल किसमें 2 में। ठीक है, ये उसके बाद देखो सिक्किम, ये देखो इसमें क्या, इस असम का सहराज्य बनाया गया। ठीक है, उसके बाद में ये आपका जो 36 नंबर का जो मतलब कि संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कब 1975, 1 साल बाद, 1975 मतलब 1 साल बाद में। तो इसको इसमें क्या गया, इसमें सिक्किम को जो मतलब कि आपका एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया, जो कि था आपका 22वां राज्य। कौन सा था, 22वां राज्य। ठीक है, तो 22वां राज्य, तो सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला। तो वो कब मिला, आप याद रखोगे, वो मिला आपका एक मतलब कि 36 जो आपका जो 36 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था वो कौन सा, 1975 का। ठीक है, 1975 का। तो उसके तहत आपको इसको संविधान का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे। अब देखो उसी में अगर इसमें और अगर पूछे आपसे कि आर्टिकल 3 में क्या है, तो देखो आप याद रखोगे आर्टिकल 3 में क्या है कि मतलब कि देखो कि भारत में नवीन राज्यों का प्रवेश कैसे होगा। ठीक है, उनका जन्म मतलब वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद में इनकी सीमाएं क्या होंगी, इनकी बाउंड्रीज। ठीक है, इनकी बाउंड्रीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये बाउंड्रीज, तो इनके बाउंड्रीज के बारे में बताएगा, वो आपको बताएगा आर्टिकल किसमें 3 में, कि कौन सा मतलब कितना राज्य मतलब उसके बनने के क्या प्रोसेस हैं, उसकी सीमाएँ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और उनके क्या मतलब कि पैरामीटर्स हैं, तो वो आपको सब कुछ दिया गया है आर्टिकल 3 में। उसके बाद देखो आर्टिकल 4, अगर इसमें रखो लास्ट जो आर्टिकल इसमें 4 आता है, तो आर्टिकल 4 क्या होता है, आर्टिकल 4 मतलब ये बोलता है कि जो अनुच्छेद जो आपका जो 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, ठीक है, तो इनको मतलब कि प्रभावित किए बिना ठीक है कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, संविधान में अमेंडमेंट तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि संविधान में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसे साधारण विधेयक द्वारा भी पास करा जा सकता है। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ है। अगर जैसे क्या है कि जितने भी आपके अनुच्छेद हैं, ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इनको प्रभावित करने वाला कोई भी कानून अगर बनाया जाता है, ठीक है, मतलब जिससे इनको चेंज करने वाला कोई भी कानून बनाया जा रहा है, तो उससे मतलब क्या है कि एक संविधान में संशोधन मतलब अमेंडमेंट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसे साधारण विधेयक द्वारा ही पास कराया जा सकता है। ठीक है, तो उसे साधारण विधेयक द्वारा ही पास कराया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे। अब देखो एक चीज़ इसमें और याद रखना है कि आपका देखो जिससे जो आर्टिकल 3 होता है, ठीक है, आर्टिकल 3, तो आर्टिकल 3 से संबंधित जितने भी विधेयक होते हैं, जितने भी आपके बिल्स होते हैं, विधेयक होते हैं, तो क्या पहले आपके राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट के पहले आपके प्रेसिडेंट के पास भेज के उनकी पास के मतलब पास कराए जाते हैं। उसके बाद फिर दोनों सदनों में, ठीक है, उसके बाद फिर दोनों सदनों में, जैसे कि आपका जिसमें हो गया आपका लोकसभा एंड आपका राज्यसभा। ठीक है, तो पहले जो आर्टिकल 3 से संबंधित जितने भी मतलब कि बिल आएंगे, विधेयक आएंगे, तो पहले कहाँ पे पहले आपके राष्ट्रपति बाद मतलब कि पास किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद ही वो राज्यसभा एंड लोकसभा में वो पेश किए जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। तो और आर्टिकल 3 में था क्या कि भारत में जितने भी नवीन राज्यों के जन्म तथा इनके नाम एवं सीमाएं, ठीक, उनका नाम क्या होगा, उनकी सीमाएं क्या होंगी, ठीक है, और उनका जन्म किस तरह से होगा। तो ये सब अगर आपको जैसे कोई भी नया राज्य बनाना है तो वो किस्म के वो आपका आर्टिकल 3 में दिया गया। तो अगर तो आर्टिकल 3 में जो भी दिया गया आप उसके बारे में पढ़ लो, तो आप समझ जाओगे कि उसका जो मतलब कि जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उसके बाद में उसका जो नेम होगा,
और उसके जो बाउंड्रीज होंगी, तो किस क्राइटेरिया में होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो वो सब आपको दिया गया आर्टिकल 3 में। और आर्टिकल 3 संबंधित, ठीक है, जितने बिल्स आएंगे तो पहले आपको राष्ट्रपति जी पास करेंगे, उसके बाद ही लोकसभा में और राज्यसभा में भेजे जाएंगे। तो ये था आपका ऑल अबाउट आपका पार्ट 1 के बारे में, जिसमें कि आर्टिकल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, मैंने डिस्कस कर दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पार्ट 2 में क्या क्या है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 2। तो पार्ट सेकंड में देखो आता क्या है। तो अब याद रखोगे पार्ट 2 में आपकी नागरिकता के बारे में डिस्कस किया गया कि अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता देनी है या नागरिकता के मतलब क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, तो जो आपकी सिटीजनशिप होती है उसके बारे में सब कुछ डिटेल से डिस्कस किया गया है। किसमें, मतलब कि आपके संविधान के पार्ट मतलब कि 2 मतलब कि भाग 2 में। अब देखो, अब इसमें भाग 2 में अगर इससे आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि भाग 2 में कितने संविधान आते हैं, मतलब कितने अनुच्छेद आते हैं। देखो तो आर्टिकल इसमें आर्टिकल 5 to 11 मतलब कि आर्टिकल 5 से मतलब 11 तक हैं, ठीक है, जो कि नागरिकता को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग जिससे अगर पूछ ले कि अलग से इसमें आर्टिकल 5 में क्या आता है, ठीक है। तो आर्टिकल 5 में क्या दिया गया, आर्टिकल 5 में मतलब कि जो इसकी जो नागरिकता है, ठीक है, इस नागरिकता क्या है, इसमें डेफिनेशन है। तो नागरिकता की डेफिनेशन की नागरिकता कैसी होती है और मतलब कि उसके क्या मायने होते हैं, तो वो इसमें जो आपकी परिभाषा दी हुई है तो आपके आर्टिकल 5 में है। तो अगर आपसे पूछे कि नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है, ऑप्शन आपको दिए जाए, तो उसमें जो भी आपका अनुच्छेद 5 होगा, तो आपका अनुच्छेद 5 ये होगा कि नागरिकता की परिभाषा इसमें दी गई है, ठीक है। उसके बाद में अगर डिस्कस की जाए कि आर्टिकल 6 में, ठीक है, इसमें आर्टिकल 6 में क्या है, तो आर्टिकल 6 में आपको बताता है, आर्टिकल 6 ये बताता है कि जो विभाजन हुआ था, ठीक है, कौन सा 1947 का, ठीक है, जो विभाजन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, किसके इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो इसमें क्या था कि जो पाकिस्तान से भारत आने वाले, ठीक है, जो पाकिस्तान से कहाँ आए थे, मतलब कि पाकिस्तान से जो लोग मतलब कि भारत आए थे, ठीक, कहाँ पे भारत आए थे, मतलब इंडिया में आए थे, ठीक है। तो इनके बारे में मतलब कि दिया गया कि इनकी नागरिकता को कैसे एक्सेप्ट किया गया या कैसे इनको नागरिकता दी गई। तो उन सब के बारे में अगर आपको पढ़ना है, जानना है, तो वो आर्टिकल 6 में है। किसमें, आर्टिकल 6 में, ठीक है। ये हो गए आपके जो पाकिस्तान से इंडिया है, ठीक है, उससे में अगर जैसे इंडिया से भी तो लोग गए थे, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। तो इनके बारे में, इन लोगों के बारे में या इनकी नागरिकता के बारे में किसमें दिया गया, तो ये आपको दिया गया आर्टिकल 7 में। इसमें आर्टिकल 7 में तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में, ठीक है, आपका आर्टिकल 7 में दिया गया। उसके बाद देखो इसमें अगर आता है, उसके बाद में आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 8 में क्या है, तो आर्टिकल 8 में दिया गया है कि जो भी मतलब कि भारतीय मूल के लोग हैं, उनके जो भी भारतीय मूल के लोग हैं वो बाहर रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, उनकी नागरिकता बची रहेगी या खत्म हो जाएगी, ठीक है, बाहर रहने के पर, ठीक है। तो उन सब के बारे में जितने प्रावधान है वो आर्टिकल 8 में है, जिसमें कि आपको हो गए कौन से आपके, जिससे एनआरआई हो गए, ठीक है। क्या एनआरआई मतलब कि प्रवासी नॉन रेजिडेंस इंडियन, ठीक है, मतलब कि प्रवासी भारतीय। उसके बाद में इसी में हो गए पीआईओ, ठीक है। पीआईओ क्या होता है, मतलब कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब कि भारतीय मूल के व्यक्ति। एंड इसी में हो गया आपको ओसीआई क्या होता है, ओसीआई होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि जो भी मतलब कि मैत्री देश होते हैं हमारे, जिनसे हमारी मैत्री मतलब मित्रता है, ठीक है, ऐसे देश, ठीक है। तो उनमें जो रहने वाले सिटीजन होते हैं उनको बोलते हैं ओसीआई, मतलब कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन। तो जितने मैत्री देश होते हैं इनके मतलब क्या होते हैं, यहाँ पे अधिकार इनके शेष रहते हैं, अधिकार इनके बचे रहते हैं, शेष रहते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो आपको कहाँ को पढ़ने मिलेगा, इनकी मतलब सिटीजनशिप के बारे में, तो ये आपका आर्टिकल 8 में, किसमें, आर्टिकल 8 में, ठीक है। तो आप याद रखोगे। उसके बाद में इसमें आता है एक देखो आर्टिकल 9। अभी इसमें देखो पार्ट 2 में आर्टिकल कौन सा हो गया, पार्ट 2 में ये आपका आर्टिकल 9 आता है। तो आर्टिकल 9 में क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 9 में आपको दिया गया है कि आपकी नागरिकता कैसे खत्म हो सकती है, ठीक है, नागरिकता कैसे खत्म की जा सकती है, ठीक है। तो क्या इसमें लिखा है, टर्मिनेशन ऑफ नागरिकता, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, किसमें, सिटीजनशिप, ठीक है। ये आपको दिया गया है किसमें, ये आपका दिया गया आर्टिकल 9 में। उसके बाद आर्टिकल 10 हो गया। तो आर्टिकल 10 में क्या है कि इसके जो आपके जो सिटीजनशिप, ठीक, इसमें ये नागरिकता के जो अधिकार होते हैं, क्या इसमें राइट्स, ठीक है। तो राइट्स के बारे में जो नागरिकता के आपके अधिकार होते हैं वो आर्टिकल 10 में दिए गए हैं, किसमें, आर्टिकल 10 में आया राइट्स मतलब अधिकार, मतलब आर्टिकल 10 में। एंड लास्ट आपका आर्टिकल 11, इसमें क्या है, तो आर्टिकल 11 में ये है कि संसद को अधिकार है, ठीक है, मतलब कि इसमें क्या है कि जो मतलब कि संसद है आपका, उसको अधिकार है कि आपकी नागरिकता के जो भी नागरिकता के संबंधित जो सिटीजनशिप से संबंधित जो कानून होते हैं ना, तो इनके जो लॉ होते हैं उनको मतलब कि वो अमेंडमेंट कर सकते हैं, मतलब कि संशोधन मतलब कि किया जा सकते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। ये किसको, ये आपके पार्लियामेंट को अधिकार है, ठीक है। हो
गया आपका आर्टिकल 11, ठीक है। तो याद रखोगे आर्टिकल 5 मतलब नागरिकता परिभाषा, आर्टिकल 6 मतलब विभाजन के समय पाकिस्तान से जो भी लोग मतलब कि भारत आए थे, आर्टिकल 7 पाकिस्तान से मतलब कि जो भारत से पाकिस्तान गए, आर्टिकल 7 में, आर्टिकल 8 भारतीय मूल के लोगों के बारे में प्रावधान, जैसे कि जिसमें NRI हो गए, PI हो गए, OCI हो गए, ठीक है। उसके बाद में अब देखो ये जो मैत्री देश का जो कॉन्सेप्ट था ये मतलब कि सब ये कब से ऐड किया गया, ये 2005 से, ठीक है, 2005 से। उसके बाद में हो गया अनुच्छेद आपका 9 हो गया, तो इसमें क्या टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की आपकी नागरिकता कैसे चली जाएगी, ठीक है। आप कम से कम करोगे तो आप नागरिकता खत्म की जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद में अनुच्छेद 10 आपके इसमें क्या, इसमें राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक, नागरिकता के अधिकार जो भी होते हैं। अनुच्छेद 11, तो 11 में क्या है, संसद को अधिकार है, ठीक है, कि वो आपकी नागरिकता के जितने भी कानून होते हैं, ठीक, नागरिकता से संबंधित, तो उन कानूनों को क्या कर सकता है कि संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो ये आपके आर्टिकल ये हो गए आपके 5 to 11 जो कि आपके पार्ट 2 मतलब कि भाग 2 में, ठीक है, जो कि भाग 2 किसके बारे में, आपकी नागरिकता या सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपके किसमें मतलब कि आपके अब 12 अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 मतलब कि 12 से 35 के बीच में है, ठीक है। किसमें, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, ठीक है। तो अब याद रखो जिसमें इसमें क्या आता है कि गारंटी फंडामेंटल राइट्स टू द इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, इंक्लूडिंग राइट्स टू इक्वालिटी, राइट्स टू फ्रीडम, राइट्स टू, ठीक है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स एंड राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये इन सब के बारे में आपको आर्टिकल किसमें मिल जाएगा, आपको आर्टिकल 12 टू मतलब कि 35 मतलब 12 से आपको 35 के बीच में मिल जाएगा, जो कि भाग 3 में। तो क्वेश्चन आता है आपका कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार संबंधित जो आपके जितने फंडामेंटल राइट्स हैं तो संविधान के किस पार्ट में, तो ये देखो संविधान के किस पार्ट में, तो ये संविधान के आपके पार्ट 3 में है, ठीक है, भाग 3 किसमें, आपके भाग 3 में, ठीक है, जो कि आपके 12 से 35 में है, ठीक है। अनुच्छेद 12 से आर्टिकल 12 से 35 देखो। तो इसी से तो इसमें देखते हैं कि दो आप देखो इसमें अगर पूछ लो, ठीक है, कि अनुच्छेद 12 में क्या है, तो अनुच्छेद 12 अगर जैसे अगर पूछे आपसे, ठीक है, अनुच्छेद 12 जिसमें क्या, अनुच्छेद 12 में क्या है, तो अनुच्छेद 12 में क्या है कि राज्य की परिभाषा, कोई भी राज्य कैसे फॉर्म होगा, ठीक है, तो उसके क्या है मतलब कि डिफिनीशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा इसमें किसमें, अनुच्छेद आपकी 12 में। उसके बाद देखो अनुच्छेद 13 याद रखोगे, इसमें दो आर्टिकल आपको 13, तो क्या है कि संसद को अधिकार है, ठीक है, क्या संसद, इसमें क्या संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों की मूल संरचना में, ठीक है, उनकी जो मतलब कि मूल संरचना होती है उनको परिवर्तन किए बिना संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि इनकी जो मूल संरचना उसमें आपका वो परिवर्तन किए बिना उसमें चेंज ना करे, ठीक है, और उसके बाद में लेकिन फिर भी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको किसको, आपके पार्लियामेंट या संसद को अधिकार है, ठीक है। ये आपको कौन बताता है, ये आपका आर्टिकल 13, आपका आर्टिकल 13 बताता है, ठीक है। देखो जैसे उसी में हो गया आपका, जैसे देखो यहाँ पे दिया है कि राइट टू इक्वलिटी, क्या राइट टू इक्वलिटी, तो जैसे क्वेश्चन आ जाएगा राइट टू इक्वलिटी, ये राइट टू इक्वलिटी ये मतलब कि राइट टू इक्वलिटी के तहत कितने मतलब के अनुच्छेद आते हैं, देखो तो ये इसमें राइट टू इक्वलिटी मतलब कि ये आपका हो गया 14 to 18, कितना 14 to 18 मतलब कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में आपके जो समानता के अधिकार के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है, जिसमें कि देखो हो गया आपका देखो समानता के अधिकार के बारे में। और उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, तो ये देखो ये डिस्कस किया गया आपका 19 से 20 किसमें 19 से 22, ठीक है, 19 से 22। उसके अंदर आ जाओगे इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपको दिए गए किसमें, ये आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 के बीच में। उसके बाद में लिखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, कैसे मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपको दिए गए किसमें, ये आपका आर्टिकल 25 से 28 किसमें 25 से 28 याद रखोगे। उसके बाद में लिखा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, देखो तो आपको जो 5वें राइट्स है, ठीक है, ये आपको डिस्कस किए गए किसमें 29 से 30 में, ठीक है, 29 से 30 में। उसके बाद लिखा लास्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, तो आपको जो संवैधानिक रेमेडीज क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 32 में डिस्कस किया गया किसमें, आर्टिकल 32 में। देखो तो ये आपके अलग अलग आर्टिकल्स हैं, ठीक है। और तो जैसे आपको क्वेश्चन आएगा कि समानता का अधिकार, ठीक है, मतलब कितने अंशों से कितने अंशों के बीच में, तो आगे हो गए ये आपका आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 एंड स्वतंत्रता के अधिकार या, ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ये आपको हो गया आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया आर्टिकल मतलब कि 23 से आर्टिकल 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28, और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल
32, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है आर्टिकल 32 हो गए। देखो आर्टिकल जैसे आपसे पूछे कि आर्टिकल 14 में क्या है, तो आर्टिकल आपका 14 में बताया गया कि मतलब कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कानून के सामने में या विधि के समक्ष या विधि के सामने सभी लोग कैसे समान है, ये मतलब कि समान है, बराबर है, ये आपके बताया गया आर्टिकल 14 में। उसके बाद आर्टिकल 15, ठीक है। तो आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 मतलब कि जो भी आपका जो धर्म, जाति, ठीक, मूल वंश और जनजाति के आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। तो किसी के मतलब कि उसके जन्म और उसके बाद में जाति, मूल वंश, लिंग और जनजाति के आधार पर आपका भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये आपको बताया गया आर्टिकल 15 में, ठीक है। आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 16 मतलब कि आपके जो भी लोक नियोजन के जो अवसर हैं उनमें समानता, ठीक है। जो भी लोक नियोजन के अवसर होते हैं उनमें समानता मिलेगी, जितने भी मतलब कि अवसर आएंगे, ठीक है, नौकरी हुए किसी चीज़ की हो तो उसमें सबको समानता रहेगी, आपका बताया गया आर्टिकल 16 में, ठीक है। और उसके बाद देखो अगर आर्टिकल 17, ठीक है। तो आर्टिकल 17 में क्या है, इसमें मतलब कि जो अनटचेबिलिटी थी, ठीक है, मतलब कि अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत का अंत किया गया है, ठीक है, आपको बताया गया आर्टिकल 17 में। उसके बाद आर्टिकल 18 हो गया। तो आर्टिकल 18 में क्या है, इसमें जो जितनी भी उपाधियाँ थी इनका अंत किया गया, ठीक है, उपाधियों का अंत, ये आपका आर्टिकल 18 में आता है। तो ये आपका हो गए, ठीक है, किसमें, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। उसके बाद में राइट टू इक्वलिटी हो गया, मतलब ठीक है। अब देखो उसके बाद में आता है कि स्वतंत्रता के अधिकार जितने भी हैं, ठीक है। देखो जैसे कि हो गया आर्टिकल 19 के 1, ठीक है। तो 19 के 1 में क्या आता है, 19 के 1 आपको बताता है कि वाक की स्वतंत्रता, मतलब कि आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, इसी में 19 के 1 में आता है आपका जो मतलब कि फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, उसमें फ्रीडम ऑफ फ्लैग होस्टिंग, क्या झंडा फहरा सकते हैं, ये सब किस में आता है, ये सब आता है आपका 19 का 1 में, ठीक है, 19 का 1 में। एंड उसके बाद अगर आप पूछिए कि 19 का 2 में क्या है, ठीक है, तो आपका आर्टिकल 19 का 2 इसमें है कि आपकी जो मतलब कि शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ठीक है, ऐसा मतलब कि विद्रोह न करो लेकिन फिर भी आराम से कोई हथियार लेकर ना घूमो, और उसके बाद में आपका कोई भी सम्मेलन कर सकते हो, ठीक है, इसकी स्वतंत्रता देता है आपका कौन सा 19 का 2, ठीक है। उसके बाद में आपका अगर पूछे 19 का 3, तो 19 का 3 में क्या है, 19 का 3 होगा कि आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता रहती है, कि ठीक है, कोई भी आप यूनियन बना सकते हो, ये आपका बताता है कौन सा, मतलब कि आपका अधिकार देता है आर्टिकल 19 का 3, आर्टिकल 19 का 3। एंड उसके बाद आर्टिकल 19 का 4, इसमें क्या है, इसमें आपके भारत में आप कहीं भी मतलब कि घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, ये आपको कौन सा अधिकार देता है, आर्टिकल आपका 19 का 4। उसके बाद आर्टिकल 19 का 5th, तो 19 का एंड 19 का 5वां, इसमें क्या है कि भारत में कहीं भी मतलब कि आप निवास कर सकते हैं, कहीं भी आप रह सकते हैं, ठीक है। तो देखो 4 में क्या हो गया, घूमना। आर्टिकल 5 में क्या हो गया, कहीं भी निवास कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका अधिकार देता है कौन सा, आर्टिकल आपका 19 का 5, ठीक है, 19 का 5। उसके बाद देखो आ जाओ आगे, इसमें देखो जैसे आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में क्या है, तो आर्टिकल 20 में याद रखोगे कि अपराध में, ठीक है, जो भी आपको दोष सिद्धि के संदर्भ में आपको क्या है, आपका संरक्षण मिलेगा। जैसे क्या है कि आप किसी केस में कोई मतलब गिरफ्तार हो गया, ठीक है, कोई अरेस्ट हो गया, तो उसको क्या है कि जब तक उसका मतलब कि दोष सिद्धि नहीं होता है, ठीक है, तब तक उसे क्या होगा कि पुलिस द्वारा प्रोटेक्शन मिलेगा या सरकार द्वारा उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर दोष सिद्ध होता है तो उसके बाद अलग है, उसके बाद उसका क्या होगा पता नहीं, लेकिन उसके पहले उसको मतलब कि पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी, पूरी सुरक्षा मिलेगी। उसके बाद देखो आगे आ जाओ कि जैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में क्या है, तो आर्टिकल 21 में आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है, आप जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है, प्राण एवं देही की स्वतंत्रता, ये आपका आर्टिकल 21, आप कैसे भी जीवन जी सकते हैं, ठीक है। और इसी देखो आर्टिकल 21 में आता है आपका राइट टू प्राइवेसी, कैसा राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी इसी में आर्टिकल 21 में आता है। उसके बाद देखो 21 का ए क्या बताता है, देखो 21 का ए मतलब कि बताता है कि जो 6 से जो 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, ऐसी निःशुल्क शिक्षा और ये और शिक्षण कैसी इनको अनिवार्य है, ठीक है, मतलब कि निःशुल्क हो और इनको ये कराना अनिवार्य है, ठीक है। और ये देखो अगर पूछा जाए कि जो आर्टिकल ये 21 का 4 है, ये मतलब कि कब ऐड किया गया, ठीक है, ये आपका ऐड किया गया था 86 नंबर का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ये कब हुआ था, ये जो आपका 2002 में, ठीक है, 2002 में जो हुआ था, इसके तहत, ठीक है, इनको इसे जोड़ा गया था, ठीक है, किससे, आर्टिकल 21 का ए, जिसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मतलब कि बिल्कुल मतलब कि अनिवार्य शिक्षा है, मतलब उनको शिक्षा दिलानी चाहिए, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये आपका आता है किसमें, आपका 86 मतलब कि 86 आपका जो संविधान संशोधन हुआ था जो 2002 में हुआ था, ठीक है।
और उसके बाद देखो इसमें अगर पूछे आपसे आर्टिकल 22, ठीक है, तो आर्टिकल 22 में क्या आता है, तो आर्टिकल 22 मतलब कि गिरफ्तारी के संदर्भ में जो संरक्षण है, ठीक है, आपको आपका जो अरेस्ट हो गया उसमें जो संरक्षण मिलेगा उसके बारे में आर्टिकल 22 में डिस्कस किया गया। उसके बाद आ जाओ आर्टिकल 3 मतलब 23, तो आर्टिकल 23 में क्या है कि जो मतलब कि मानव तस्करी एवं, ठीक है, बलात्कार श्रम पर प्रतिबंध, ठीक है, जो मानव तस्करी होती है और बलात्कार मतलब जो बच्चों से काम कराया जाता है उसमें मतलब बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाए। ये आपका कौन सा आर्टिकल बताता है, ये आर्टिकल 23 बताता है। उसके बाद आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 में क्या है, आर्टिकल 24 होता है कि जो बाल श्रम जो मतलब कि जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, 14 वर्ष से मतलब कि बिलो मतलब कि जो कम एज के बच्चे हैं उन्हीं पे मतलब कि बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाए किसमें कि काम कराने पर। अगर इनसे कोई काम करा रहा है तो वो मतलब कि अरेस्ट हो सकता है या गिरफ्तार हो सकता है, ठीक है। तो बलात्कार मतलब कि बाल श्रम पर मतलब प्रतिबंध है, ठीक है, कि आप बच्चों से काम बिल्कुल नहीं करा सकते, ठीक है। ये कौन बोलता है, ये आपको आर्टिकल 24 बोलता है, ठीक है, आर्टिकल 24। देखो उसके बाद में, ठीक है, आपसे अगर पूछे कि आर्टिकल 25 पार्ट 3 के आर्टिकल 25 में क्या आता है, ठीक है, तो आर्टिकल 25 में दिया गया है कि भारत में, ठीक है, किसी भी धर्म जाति, ठीक है, किसी भी धर्म में उसके रिवाजों को मानने का अधिकार, ठीक है। आप किसी भी धर्म, आप जैसे आप हिंदू पैदा हुए, ठीक है, तो आप आराम से सिख हो सकते हो, ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिख पैदा हुए तो आप हिंदू हो सकते हो या ईसाई हो सकते हो, जैन हो सकते हो, बुद्धिस्ट हो सकते हो, ठीक है। तो वो सब आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, ठीक है। तो क्या धर्म एवं उसके रिवाजों को मानने का अधिकार है, ये आपको कौन देता है, ये आपका देता है आर्टिकल 25। कौन देता है, आर्टिकल 25, ठीक है। आप इसका रखोगे, ये आपको अधिकार देता है आर्टिकल 25, ठीक है। तो आप कोई भी धर्म आप मान सकते हो, कोई भी धर्म आप, ठीक है, फॉलो कर सकते हो, और कोई कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक, कोई कुछ नहीं कहने वाला, ठीक। ये आपको अधिकार मिलता है आर्टिकल 25 के तहत, ठीक है, किसमें, आर्टिकल 25 के तहत। उसके बाद देखो इसमें अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 26 में क्या है, तो आर्टिकल 26 में आपका दिया गया है कि जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, ठीक, किसी भी सम्मेलन को करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो कोई भी आपके धार्मिक कार्यक्रम है, ठीक, कोई भी सम्मेलन है आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, ये आपको फ्रीडम है, ठीक है। उसका देखो इसमें हो गया आपका आर्टिकल 27, ठीक, कौन सा, आर्टिकल 27। इसमें क्या है कि भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को, ठीक है, प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त, मतलब जितने भी धार्मिक आय होती है, जैसे हो गया मंदिर हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, तो इन सबको क्या मतलब कि इन सबको टैक्स फ्री किया गया है, ठीक है, टैक्स फ्री। जितने भी मतलब कि रिलीजन संबंधित हैं, ठीक है, रिलीजन संबंधित वहाँ पे मतलब कि कितना रुपये आ रहा है, कितना मतलब नहीं आ रहा है, तो उससे कोई सरकार को मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब उसमें आपको इनकम टैक्स नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, उसका टैक्स नहीं पड़ेगा, उन्हें नहीं टैक्स पड़ेगा। तो क्या होते हैं वो जितने भी ऐसे रिलीजियस होते हैं, ठीक है, जो रिलीजियस इनकम होती है वो कैसी होती है, वो आपकी इनकम टैक्स फ्री होती है, ठीक है, इनकम टैक्स फ्री, तो टैक्स फ्री होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो आर्टिकल 28, तो आर्टिकल 28 में किसके बारे में डिस्कस किया गया, तो आर्टिकल 28 में मतलब बोला गया है कि भारत में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, ठीक है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। जो भी आपकी जो शैक्षणिक संस्थान, जो भी एजुकेशनल प्लेस हैं, ठीक है, एजुकेशन जैसे स्कूल हो गया आपका, ठीक, कॉलेज हो गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिलीजन संबंधित, ठीक है, किसी भी रिलीजन संबंधित एजुकेशन नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर किसी यूनियन या समुदाय को अपना रिलीजन की शिक्षा देनी है, ठीक है, तो वो अपना खुद का एक मठ या खुद का अपना यूनियन या खुद की कोई जगह मदरसा वगैरह बना सकते हैं, या हिंदू लोग अपना टेम्पल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो उनकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल उनको मतलब कि फ्रीडम है, ये आपका आर्टिकल 28 बताता है। बट जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो आपकी रिलीजियस मतलब कि रिलीजियस या एजुकेशनल मतलब कि रिलीजियस शिक्षा नहीं देंगे। कहाँ पे, जो भी एजुकेशनल प्लेसेस हैं, जो कि कॉमन पर्सन, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। बाकी अगर किसी को आप अपने धर्म को प्रचार करना है, या जो भी अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, जो भी अल्पसंख्यक हैं अपने धर्म का प्रचार कर, तो अपने धार्मिक संस्थान बनाएं, ठीक है। उसके बाद में अपने वहाँ पे एजुकेशन दें, लोगों को समझाएं, लोगों को पढ़ाएं अपने धर्म के बारे में, तो वो उनको फ्रीडम है। ये आपको फ्रीडम किसमें, ये आर्टिकल 28 के तहत है, किसमें, आर्टिकल 28 के तहत है, ठीक है। उसके बाद में देखो इसमें आता है आगे, अगर जैसे पूछे आपसे कि आर्टिकल 29 में क्या दो, तो आर्टिकल 29 आता है, इसमें आते हैं आपके जो भी आपके कल्चरल राइट्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी कैसे कल्चरल मतलब कि सांस्कृतिक जो भी आपके राइट्स हैं, तो उनके बारे में डिस्कस किया गया किसमें, आर्टिकल 29 में, ठीक है, आर्टिकल 29 में। उसके बाद याद हो गया आर्टिकल, इससे पूछे आपका 30, आर्टिकल 30 में क्या है, तो आर्टिकल 30 है कि मतलब कि राइट टू हैव एजुकेशन, राइट टू हैव एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपका एजुकेशन के बारे में, ये हमको एजुकेशन मतलब कि पाना हमारा मतलब कैसा कानूनी अधिकार है, या हमको अधिकार प्राप्त है, ठीक है। ये आपको कौन बताता है, ये आपका बताता है आर्टिकल 30, ठीक है, राइट टू हैव एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद देखो आपका अगर इसमें पूछे कि आर्टिकल 32, ठीक है, तो आर्टिकल 32 में क्या है, देखो तो आर्टिकल 32 में जो भी आपको ये संबंधित आपका सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। उसके बाद में इसी में आता है आर्टिकल 1, याद रखोगे आर्टिकल 226, ये आपका संबंधित होता है कि इसमें हाई कोर्ट से, ठीक है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट, ठीक है, 226, ये किस चीज़ संबंधित, ये आपका संबंधित है रिट से, ठीक है। तो ये आपका रिट से संबंधित है, जो भी रिट्स होती हैं, जैसे कि आपकी कौन सी, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, ठीक है, निषेध, अधिकार पर अच्छा, ठीक है, ये सब होती हैं, ये मतलब कि आपकी रिट्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपकी जिसमें कि अगर सुप्रीम कोर्ट को मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है रिट से मतलब कि
प्रादेश वगैरह, तो इनको अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत, एंड हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे बोलते हैं कि 5 प्रकार के, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, निषेध एंड अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा, ठीक है, तो ये होते हैं। देखो तो ये थे आपके आर्टिकल, ये आपके भाग 3, ठीक है, जो जितने आर्टिकल इसमें आते हैं मैंने सब बता दिए, ठीक है, तो आप लिख लोगे आप, और अगर आप समझ लोगे, ठीक है, अगर एक बार आपको समझना है तो आप, ठीक है, आप रिपीट करके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला भाग देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाग 4, ठीक है, तो भाग 4 में क्या आते हैं, तो भाग 4 में आपके आते हैं DPSP, क्या आते हैं आपके DPSP, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक, ठीक है, निर्देश हैं, ठीक है, जो कि आर्टिकल आपको दिए गए आर्टिकल मतलब कि 36, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 मतलब कि 51 तक, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ले डाउन द प्रिंसिपल्स दैट इन गाइड द स्टेट मेकिंग लॉ, ठीक, पॉलिसीज एंड दियर प्रिंसिपल्स आर द इन्फोर्समेंट इन द कोर्ट्स बट द मीन टू बी डायरेक्टरीज फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको बता दें आर्टिकल कौन सा 4, आर्टिकल 4। देखो तो इसमें क्या है कि देखो अभी देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है, पहले तो सबसे पहले आता है कि जो DPSP हैं, ठीक है, ये आपको कहाँ से लिए गए हैं, किस संविधान से लिए गए हैं, मतलब किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आपका देखो याद रखना, ये लिए गए आपके आयरलैंड से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही आएगा आपके, ठीक है, कि DPSP कहाँ से एडोप्ट किए गए, कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, तो आपके DPSP आपके आयरलैंड से। देखो और इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या था DPSP बनाने का, तो इसका उद्देश्य था एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, ठीक है, इसका एक मतलब कि कल्याणकारी राज्य बन सके, ठीक है, कल्याणकारी देश बन सके, इसलिए मतलब कि DPSP को लाया गया, ठीक है, इसको DPSP को लाया गया, ठीक है। तो ये था आपका एम हो गया। उसके बाद देखो इसी में आता है आपका, तो देखो तो आप इसमें दो पढ़ोगे, इसमें आर्टिकल 36 के बाद से देखो इसमें पूछे जैसे आर्टिकल 36 में क्या है, ठीक है, तो आर्टिकल 36 में क्या है, आर्टिकल 36 में देखो नीति विषय तत्व पर बताता है। तो इसमें जो डिफिनीशन दी गई वो 36 में दी गई, ठीक है, क्या इसमें डिफिनीशन है कि जो भी DPSP होंगे वो किस टाइप के होंगे, कैसे होंगे, ठीक है, इनके बारे में क्या है, ठीक है। तो ये सब आपका जो डिफिनीशन मिलेगी, परिभाषा मिलेगी, वो मिलेगी आपका आर्टिकल 36 में, किसमें, आर्टिकल 36 में। उसके बाद में देखो आर्टिकल अगर इससे पूछे 37, तो 37 में क्या है, तो 37 में आपको याद रखना है कि जो संसद को अधिकार है कि वो नीति जो आपके जो DPSP होते हैं तो इनमें संशोधन कर सकते हैं, किसमें, DPSP में संशोधन, मतलब कि आपको जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं तो इनमें संशोधन किए जा सकते हैं, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, किसके द्वारा, मतलब कि पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये पार्लियामेंट का अधिकार है, ये आपका कौन बोलता है, आर्टिकल 37, आर्टिकल 37। उसके बाद याद रखोगे, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 38 में क्या है, ठीक है, तो 38 मतलब कि बताता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए कैसा राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए, ठीक है, जिससे क्या हो कि राज्य में आय की असमानताओं को कम, ठीक है, राज्य में जो भी आय जो इनकम है लोगों की, तो इनकी असमानताएं जो ऊपर नीचे हैं तो उनको एक बराबर लाया जा सके, ठीक है। तो ये इसका मतलब जो भी स्टेट होगा तो ये स्टेट का ही कर्तव्य है, किसका, स्टेट का कर्तव्य है कि वो लोगों की इनकम बराबर करे, उसके लिए मतलब कल्याणकारी प्रोग्राम चलाए, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 38 बताता है, ठीक, कौन सा, आर्टिकल 38। उसके बाद में आर्टिकल 39, ये क्या है, देखो ये आपका देखो जैसे समान मतलब कि जो जिससे कोई भी व्यक्ति काम कर रहे हैं तो एक समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाए, ठीक है। ये देखना किसका, ये देखना मतलब कि स्टेट का काम है, ठीक है, ये आपका स्टेट का काम है कि अगर कोई लेबर कर रहा है, कोई काम कर रहा है तो समान लेबर के लिए समान पेमेंट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा समान पेमेंट होना चाहिए। तो ये आपको स्टेट का देखना मतलब कि अनिवार्य है, या स्टेट का देखना मतलब कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य, ये राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। ये आपको बोलते हैं DPSP, ठीक है, जो कि आर्टिकल 39 में, किसमें, आर्टिकल 39 में। जैसे को, ठीक है, तो 40 याद रखोगे, प्रत्येक राज्य में जो भी मतलब कि पंचायती राज, ठीक है, जो भी पंचायती राज का प्रावधान है ये आपका आर्टिकल 40 है। देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है, कि पंचायती राज के प्रावधान किस आर्टिकल में दिए गए, तो आपके आर्टिकल 40 में, या ठीक है, आर्टिकल 40 में दिया गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे, ठीक है। तो पंचायती राज संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं या जिसमें प्रावधान है वो आपके अनुच्छेद किसमें, 40 में, किसमें, अनुच्छेद 40 में। उसके बाद में अगर पूछे आपसे 41 में क्या है कि 41 में जो क्या आता है, कार्य पाने का अधिकार, जितने भी आपके फ्रीडम, सॉरी, राइट टू वर्क, ठीक है, मतलब राइट टू वर्क मतलब कि आपको कार्य पाने का अधिकार है, तो राइट टू वर्क,
तो ये आपके किस में आते हैं, आर्टिकल 41 में आते हैं। उसके बाद अगर पूछे कि 42, तो 42 होता है कि कार्य करने के लिए, ठीक है, मतलब कि मानव दशा होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि देखो क्या कि जिससे कहीं पे कोई काम चल रहा है, ठीक, कहीं पे कोई माइनिंग हो रही है या कोई प्राइवेट काम कर रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई काम चल रहा है, तो वहाँ पे काम करने के लिए मानवीय दशाएं, ठीक है, जो हमारी मतलब कि मानवीय शरीर, मतलब कि हमारी जो फिजिकल बॉडी जो हमारे लिए नेसेसरी हो, जरूरी हो, वैसी मानवीय दशाएं उपलब्ध कराना ये किसका, ये राज्य का कर्तव्य है, किसका, राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मतलब कि लेबर वर्क होना चाहिए 8 घंटे का, और उसको पेमेंट मिले 8 घंटे के, लेकिन वहाँ पे मतलब कि जो जबरदस्ती उससे 12 घंटे, ठीक है, या 13 घंटे काम कराया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे एक कंफर्ट होना चाहिए, एक अच्छा एक माहौल होना चाहिए काम करने का, ठीक है, कोई सीधे जबरन में काम ना कराया जाए। ये आपका बोलता है आर्टिकल 42, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 में क्या आता है, आर्टिकल 40 होता है मतलब कि कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी या मेहनताना देना, ठीक है, मतलब कि जो जिस कोई कार्य करा रहे हो तो उसे मतलब कम से कम न्यूनतम मजदूरी दो, ठीक है, जो उतनी मतलब इसकी मजदूरी या जितना उसका लेबर फिक्स है, ठीक है, जितना उसका मतलब क्या वेगेज बनता है, मतलब कि जो मतलब मेहनताना या रोज की उसको जो मजदूरी बनती है उससे उसको मिलना चाहिए। ये बोलता है आपका आर्टिकल 43, कौन, आर्टिकल 43। एंड देखो उसके बाद देखो आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 में क्या देखा, देखो आर्टिकल 45 याद रखोगे, ये राज्य कर्तव्य की जो समान नागरिक संहिता, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, किसमें, तो ये क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है, कि जो समान नागरिक संहिता है, ठीक है, इसमें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी, ठीक है, ये आपका किस ये देखो ये आपका राज्य कर्तव्य है, ठीक है, राज्य कर्तव्य है कि वह समान नागरिक संहिता स्थापित करके रखे, ठीक है। तो ये आपका पेपर में क्वेश्चन आ गया कि समान नागरिक संहिता है ये किस अनुच्छेद के तहत, मतलब ये किस अनुच्छेद में आती है, ठीक है, तो उसे दिया जाएगा 40, 54, 52, ठीक है, 41, 44, तो आप मार्क करोगे 44। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे आपका 40 हो गया, ये आपका 44 हो गया, हर एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा देखने को, ठीक है। तो आपके 44 तक हो गए। आगे देखते हैं कि इसमें और कौन से आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। तो इसी में आपको 2 जैसे 45 हो गया, ये 45 में क्या दो, 45 में है कि आपके जैसे कि आपकी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, इनको ऐसा निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ये आपको कौन बोलता है, ये मतलब कि कैसी अनिवार्य कंपलसरी है, ये आपको बोलते हैं मतलब कि आर्टिकल 45 या आर्टिकल मतलब 45, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 46 में याद रखोगे कि क्या मतलब कि जो भी आपके SC ST, ठीक है, SC ST है, ठीक है, इनके लिए क्या मतलब कि आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास, ठीक है, किसके लिए मतलब कि आर्थिक मतलब हो गया आपका आर्थिक एंड शैक्षणिक विकास, एजुकेशनल, ठीक है, तो इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल उनका जो मतलब डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, ये देखना किसका राज्य कर्तव्य है। ये कौन बोलता है, ये बोलता है आपका आर्टिकल 46, ठीक। उसके बाद में आर्टिकल 47, तो किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थ को प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। तो जैसे कोई अगर पॉइजनस है, जैसे कोई सॉफ्ट ड्रिंक है या कोई आपका जूस वगैरह कुछ भी, अगर किसी भी चीज़ में अगर कोई उनको प्रॉब्लम समझ आ रही है अगर स्टेट को या राज्य को, तो वो उस पर क्या कर सकते हैं, वो बैन मार सकते हैं, ठीक है, तुरंत उसमें बैन लगाया जा सकता है। तो ये कौन बोलता है, ये बोलता है आपका आर्टिकल 47, ठीक है। आपका ध्यान देते हैं ये किसी भी स्टेट को मतलब कि अगर जैसे देखा होगा कि जैसे किसी भी स्टेट में अगर कोई मतलब कि पॉइजनस आ जाता है, मतलब कोई उत्पाद आने लगता है अचानक से मार्केट में, तो उसे सरकार बंद कर देती है, तो वो जो उसे बैन लगाती है तो वो किस आर्टिकल तहत, वो आपका आर्टिकल होता है 47। तो जो बैन लगता है ना वो आर्टिकल 47 के तहत ही लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, स्टेट को अधिकार होता है, ठीक है, ये आपका संविधान ने अधिकार दे रखा है कि अगर कोई भी पॉइजनस है या लोगों की हेल्थ को हार्म कर रहा है तो उस पर तुरंत बैन मार दो, ठीक है। ये क्या है, ये आपको आर्टिकल 47 आपको अधिकार देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इसमें देखो अगर पूछे आपसे कि आर्टिकल 48 में क्या है, देखो तो आर्टिकल 48 में आपका जो एग्रीकल्चर हो गया, आपको जो पशुपालन हो गया, ठीक है, इसमें पशुपालन का विकास, ठीक है, पशुपालन का विकास करना, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को देखना मतलब किसान मतलब खेती कैसे जा रही है, कैसा हो रहा है, ठीक है। उसका तो पशुपालन, ठीक है, पशुपालन इन सबका क्या मतलब कि डेवलपमेंट करना, ये किसका, ये स्टेट का कर्तव्य या स्टेट का मतलब कि मौलिक कर्तव्य, ये मतलब उसे मतलब कि देखना होगा। ये होगा आर्टिकल आता है 48 में। उसका तो 48 का ए, तो इसमें क्या आता है, ये तो इसमें होता है कि आप देखो 48 का ये मतलब देखो ये पहले नहीं था, ये उसको ऐड किया गया है। तो ये देखो इसमें आता है पर्यावरण का विकास, किसका, इन्वायरमेंट का विकास, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट करना, ठीक है। ये आपका जैसे पूछे कि पर्यावरण का विकास, ठीक है, संविधान में, ठीक है, जो आर्टिकल 48A में, ठीक है, जो कि दिया गया है, तो ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। आप याद रखोगे इसमें क्या लिखोगे इसमें, तो ये आपको जोड़ा गया था 42 जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था,
कब 1976 में, 1976 में। तो उसके तहत ये जोड़ा गया था, ठीक है, उसके तहत ये जोड़ा गया था। उसके बाद देखो इसमें अगर पूछा आपको आर्टिकल कितना 49, तो 49 में क्या दिया गया था, 49 में आपका है राष्ट्रीय स्मारक और रक्षा, जितने भी आपकी राष्ट्रीय स्मारक बने हुए हैं, ठीक, कैसे राष्ट्रीय स्मारक जैसे कि आपको हो गए मतलब कि लाल किला हो गया, ठीक है, और ताजमहल हो गया, तो जितने भी मतलब कि राष्ट्रीय स्मारक हैं, ठीक है, तो उनकी क्या है मतलब कि देखभाल करना, उनकी रक्षा करना। अब देखो उसके बाद में हो गया आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या है, तो आर्टिकल 50 होता है कि मतलब कि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका को, मतलब कार्यपालिका एंड न्यायपालिका, ठीक है, इसे क्या करना, इसे अलग अलग करना, ठीक है, इसे अलग अलग रखना, ठीक है, कि आपकी जो कार्यपालिका होगी अलग होगी, न्यायपालिका अलग होगी, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 51, आर्टिकल 51, इसमें क्या है, इसमें है कि आंतरिक एवं बाहरी शांति को बनाए रखना, जो भी आपकी इंटरनल, ठीक है, और उसके बाद में बाहरी मतलब एक्सटर्नल, तो ये मतलब कि एक्सटर्नल पीस को मेंटेन कर रखना, ये किसका, ये एक स्टेट का कर्तव्य या एक स्टेट का मतलब कि राज्य का कर्तव्य है। ये आपका कौन बोलता है, ये आपका बोलता है लास्ट आपका आर्टिकल 51। तो आई होप आपको सभी आर्टिकल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये और ये आपका भाग 3 या नहीं सॉरी भाग 4, जो कि आपके भाग 4 में दिए गए हैं, ठीक है। देखो और उसमें देखो तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगला दिया हुआ है आपका कौन सा, आर्टिकल 4 का ए, आर्टिकल 4 का ए। तो आर्टिकल 4 के ए में क्या है, तो आर्टिकल जो आपका जो आर्टिकल 4 का ए है, इसमें आपको दिए गए फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें क्या थे, इसमें थे आपके डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी ये आपके इसमें आर्टिकल 4 में, एंड ये आर्टिकल आपका आर्टिकल 4 का ए, सॉरी ये थे आपका पार्ट 4, ठीक है, ये था आपका पार्ट 4, ये है आपका पार्ट, ठीक है, 4 का ए। इसमें क्या दिए गए, इसमें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, मतलब कि भाग 4 मौलिक कर्तव्य, ड्यूटीज क्या होता है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य इनको डिस्कस किया गया आर्टिकल 51 का ए में, किसमें, आर्टिकल 51 का ये होगा, मतलब क्या कहते हैं, स्पेसिफाइड द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। आप इंडियन सिटीजन जो भी आपके भारतीय नागरिक होते हैं, ठीक है, इनके क्या है, इनके मतलब कि जो फंडामेंटल जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, वो आपको दिए गए किसमें, वो आपको दिए गए आर्टिकल 51 में, किसमें, आर्टिकल 51 का ए, आर्टिकल 51 का ए, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि आपका जो ये थे मौलिक कर्तव्य मतलब कि फंडामेंटल राइट्स ये कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल आपके जो फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज ये आपके लिए गए कहाँ से, रसिया से, किससे, रसिया से। तो आपको जो रसिया से लिए गए हैं, ठीक है, ये थे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड देखो ये और एक क्वेश्चन आता है इसमें कि मतलब कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, तो आपके 42 का जो आपको हुआ था, ठीक है, संविधान संशोधन, उसके तहत जोड़े गए थे। ये कब, 1976 में, 1976 का जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां, ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, जोड़े गए थे, जो कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो फंडामेंटल ये आपके जो होती है फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब कि जो आपके जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो होते क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये आपके होते हैं मतलब कि हो गया आपका दो संविधान का पालन करें, ठीक है, उसके आदर्शों को, ठीक है, आदर्शों एवं संस्थानों को ध्वज राष्ट्रगान का आदर करें, ये हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आता है इसमें, याद रखोगे इसी से कि जो आपका जो तिरंगा होता है, क्या होता है तिरंगा, ठीक है, तो इसकी जो होती है आपकी लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो कितना होता है, देखो याद रखा वो ये होता है आपका 3:2, 3:2, ठीक है, ये होता है आपका लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो, ठीक है। तो ये इस अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। दो जिसमें इसमें ऊपर होता है आपका केसरी रंग, केसरी रंग किसको मतलब बलिदान को प्रतीक होता है। उसके बाद इसमें हो गया सफ़ेद शांति, शांति मतलब कि शांति, ठीक है, वो वाइट मतलब शांति को मतलब बताता है, ठीक, ग्रीन बताता है समृद्धि मतलब प्रगति मतलब प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। तो ये आपके होते हैं इंडिकेट्स जो कि आपकी तिरंगे में देखो यहाँ पे देखो दे रखा है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका बलिदान का, ठीक है, इसका बलिदान का हो गया सके फैज, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया आपका पीस शांति का, ठीक है। उसके बाद में ये ग्रीन हो गया आपका किसका होता है मतलब कि प्रोग्रेस का, ठीक है, ग्रीन हो गया प्रोग्रेस का। और ये देखो क्या ये आपको होना चाहिए 3, ये होना चाहिए आपका 2, ठीक है, ये हो गया आपका रेशियो, ठीक है। देखो तो आगे बढ़ते हैं। तो और इसी में देखो आप याद रखोगे कि अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, कि इसमें जो आपके मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, ठीक है, ये क्या क्या है, ठीक है, याद हो। तो पहला हो गया आपका संविधान का पालन करें, ठीक है, उसके आदर्शों को एवं संस्थाओं राज्य ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा हो गया आपका, ठीक है, अपने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं आंदोलन को प्रेरित करने के लिए महान आदर्शों को हमेशा आदर करें, ठीक है। उसके बाद तीसरा हो गया कि भारत की जो संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करें और
उसे बनाए रखें, ठीक है। 4 हो गया आपका देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर मैत्री जाने पर देश की सेवा करें, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल इसमें 4 बताए आपका हो गया 4 मतलब कि जो आपकी 5वीं आपकी जो चौथी जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। तो 5वीं क्या है कि भारत के लोगों में, ठीक है, मतलब कि सरसता समानता बंधुता बनाए रखें, ठीक है। उसके बाद 6 हो गया, ठीक है। 6 क्या बताता है कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महान, ठीक है, महत्व समझें और उसका मतलब कि प्रिजर्व मतलब परीक्षण करते रहें, ठीक है। और उसके बाद 7वां हो गया आपका प्राणी मात्र के लिए दया भाव बनाए रखें, प्रकृति पर्यावरण जिसके अंतर्गत झील वन नदी और अन्य वन्यजीव हैं, ठीक है, की रक्षा करें और एवं उनका संवर्धन करें, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका जो मौलिक कर्तव्य है कौन सा आपका 8वां, तो इसमें क्या दिया गया कि मानववाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करते रहें, ठीक है। उसके बाद आपका 9वां दिया गया है, ठीक है, हिंसा से दूर रहें एवं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, ठीक है। उसके बाद 10वां आपका दिया गया है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें एवं सतत प्रयास करें, जिससे क्या हो कि राष्ट्र बढ़ते हुए, ठीक है, पर्यटन तथा उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुएं। ये आपके दिए गए आर्टिकल बोल रहे हैं कि आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी जो 10 है, ठीक है। आपको जो मौलिक ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, ये क्या प्रत्येक माता पिता एवं संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष की जो मतलब बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का मतलब कि शिक्षा को प्रदान कराएं, ठीक है, मतलब कि प्रारंभिक शिक्षा उसको मतलब दिलाएं, ठीक है। ये आपका जो कि जोड़ा गया है आपका 68 नंबर का जो आपका 2002 में क्या हुआ था संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत, ठीक है। तो ये आपका जो राइट टू एजुकेशन 6 to 20 60-40 मतलब कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के एजुकेशन दिलाना चाहिए, जो कि आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये थे पूरा ऑल अबाउट आपका भाग 4 के बारे में, किसका भाग 4 का एक बारे में, जिसके आपके मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, जो कि मैंने बता दिए, ठीक है, जो कि कहाँ पे हैं आपके आर्टिकल आपके 51 का ए, किसमें आर्टिकल 51 का ए, ठीक है। तो अगला पार्ट देखते हैं। तो अगला भाग आपका दिया हुआ है कि भाग 5, जो भाग 5 में क्या आता है, भाग 5 में आता है कि द यूनियन भाग संघ, जो कि आपका भाग 5 इसमें आर्टिकल हैं आपके कितने 52 से 51, ठीक है, जो कि आपका भाग 5 है कहाँ से 52 से लेकर 151 तक, जो कि किसके बारे में, जिसके बारे में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में इसमें दिया गया, किसमें यूनियन एंड संघ में, तो जो कि आपके भाग 5 में किसमें पार्ट 5 में, ठीक है, पार्ट 5 में दिया हुआ है, ठीक है, जो कि जिसमें कि आर्टिकल 52 to 151 मतलब कि 52 से 151 तक है, ठीक है, जिसमें कि आपके किसमें हो गए प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, काउंसिल मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो इन सब के बारे में बताया गया है कि किसमें ये सब भाग 5 में, ठीक है। तो अब याद रखोगे, अब देखो जिसे याद रखोगे, देखो जिससे क्या है कि अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जैसे प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, जो कि संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में मतलब कि आपके जो आर्टिकल्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, ठीक है, अगर याद रखोगे तो 52 to 62 मतलब कि 52 से 62 तक के आपके राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है, ठीक है, आप याद रखोगे। तो जैसे जिसमें हो गया कि जैसे अगर पूछे कि 52 में, ठीक है, तो 52 में क्या है, तो 52 में होता है राष्ट्रपति का पद, ठीक है। अब देखो राष्ट्रपति का पद, ये जो आपका जो पोस्ट है या पद है, ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका ये लिया गया यूएसए के संविधान से, किसके यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद में आपको देखो आता है 53, इसमें क्या है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, ठीक है, जो संघ की जो भी यूनियन की जो भी पावर्स हैं वो क्या है कि वो सब सारी इसमें प्रेसिडेंट में निहित रहती हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट में ये निहित होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें आर्टिकल 54, इसमें क्या है, इसमें था कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा वो कैसे होगा, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। देखो ये जो चुनाव है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो राष्ट्रपति जो चुनाव है ये मतलब कि किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये आपको लिया गया यूएसए से, किससे यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर क्वेश्चन पूछ लेगा अभी कि प्रथम निर्वाचन या प्रथम चुनाव कब हुआ था, तो प्रथम चुनाव जो हुआ था आपको 1952 में, क्या 1952 में हुआ था, ठीक है। और देखो 1952 हुआ था, जिसमें कि क्या था कि अगर इसमें हुआ था कि आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट आप कौन थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो कि आपके बनने थे कब 1952 से 1957 के बीच के 1957 के लिए, ठीक है। ये आपके थे फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, सॉरी हाँ फर्स्ट आपके राष्ट्रपति थे, ठीक है।
अब देखो जो कि बने थे आपके 24 जनवरी 1950, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि आपके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो भी आपका क्वेश्चन आता है कि ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपके बने थे कब? 1952 से इनका जो पहला टेन्योर था वो 1957 था, और इनके सेकंड आपको 1957 से 1962, ठीक है, ये आपके इनके टेन्योर थे, ठीक है, जो किसके थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं, ठीक है, किसमें? प्रथम राष्ट्रपति हैं। उसके बाद देखो आता है आपका आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में क्या है? तो आर्टिकल 55 में दिया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो मतलब कि विधि है, मतलब किस प्रोसेस से होगा। तो इसमें जो निर्वाचन के प्रोसेस, किसका? इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये आपका दिया गया किसमें? आपका मतलब कि आर्टिकल 55 में। किसमें? आर्टिकल 55 में। अब ये पूछा गया कि आर्टिकल 55 कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तो ये आपको लिया गया आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। तो चुनाव किस प्रकार, तो राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होगा, ये आपको लिया गया आयरलैंड के संविधान से, याद रखोगे, ठीक है, जो कि किस प्रकार का होता है? आपको होता है सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम, मतलब कि एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, ये होता है आपके इस प्रोसेस होता है आपका चुनाव किसका? मतलब प्रेसिडेंट का। कौन सी? एकल संक्रमणीय, ठीक है, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, ठीक है। देखो उसके बाद में इसमें अगर आगे पूछे आपके कि आर्टिकल 56 में क्या है, तो आर्टिकल 56 में कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना रहेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के मतलब प्रेसिडेंट का आपको जो मतलब कि टेन्योर होता है कार्यकाल के बारे में टाइम, ठीक है, तो कितना रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है जो कि शपथ ग्रहण करने जिस दिन से वोट लिया उस दिन से होता है 5 वर्ष, उस दिन से 5 वर्ष, या ठीक है उस दिन से 5 वर्ष होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। और देखो इसमें क्वेश्चन आ जाए कि ये मतलब कि राष्ट्रपति अपना जो होता है इस्तीफा या अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं, तो ये देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। किसको? वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि आपके उपराष्ट्रपति को, ठीक, किसको? उपराष्ट्रपति के। अब देखो इसमें अगर पूछे आपका आर्टिकल 57 में क्या है, तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, अगर राष्ट्रपति का दोबारा मतलब चुनाव, ठीक है, पुनर्निर्वाचन कैसे होगा, ये आपका पुनर्निर्वाचन ये आपका दिया गया आर्टिकल 57 में। उसके बाद में आर्टिकल 58 में क्या है, तो याद रखोगे आर्टिकल 58 में आपको दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के पद के लिए आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, किसमें? योग्यताएं, ठीक है। तो कौन सी योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि भारत का नागरिक हो, ठीक है, न्यूनतम 35 वर्ष हो, लाभ के पद पर, ठीक है, बिल्कुल ना हो, ठीक है, साक्षर हो, मतलब पढ़े लिखे हो, ठीक है, और उसके बाद में देखो पागल या दिवालिया बिल्कुल ना हो, ठीक है, वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य की आयता रखते हो, ठीक है, मतलब कि बन सके लोकसभा सदस्य, ठीक है, योग्य हो, ठीक है। तो ये सारी आपकी योग्यताएं होती हैं किसको? राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है, जो कि जरूरी होती है। उसके बाद देखो आगे देखते हैं, आगे देखो जैसे उसके बाद में आपका पूछे आगे कि आर्टिकल आपका 59, ठीक है, आर्टिकल 59, तो आर्टिकल 59 में क्या है, वो याद रखोगे आर्टिकल 59, तो आर्टिकल 59, तो इसमें आपको दिया होगा कि जो राष्ट्रपति का कार्य मतलब कि जो भी कार्यालय होगा, जो भी ऑफिस होगा,
ठीक है। तो ऑफिस की शर्तें क्या होंगी, कंडीशंस है। तो ऑफिस की शर्तों के कंडीशन के बारे में आपका 59 में दिया गया है, ठीक है। जैसे क्या है कि ये जिसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय राजधानी या सर्वोच्च न्यायालय के समीप होगा, इसमें जो ये आपकी जो राजधानी हो, ठीक है, उसके या सर्वोच्च जो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उससे मतलब समीप होना चाहिए। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इसके वेतन एवं भत्तों में कमी नहीं की जा सकती, ठीक है। वेतन भत्तों में कमी नहीं की जाएगी, ठीक है। यात्रा भत्ता होगा, सरकारी आवास होगा, राष्ट्रपति भवन, ठीक है, जो कि देखो तो सरकारी आवास, देखो सरकारी आवास क्या है, इसको सरकारी आवास इनको बोलते हैं। तो पहले मतलब राष्ट्रपति भवन को, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति भवन को, ठीक है, जिसमें रहते हैं वो। हाँ देखो उसके बाद में हो गया आपका आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में क्या है, तो आर्टिकल 60 में होता है राष्ट्रपति की शपथ, किसकी, राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है, ओथ कैसे ग्रहण की जाएगी वो अभी आ गया। आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 61 में क्या है, आर्टिकल 61 में आ गया आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब कि इम्पीचमेंट कैसे चलाया जाएगा, ठीक है, इम्पीचमेंट के बारे में दिया गया है आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 62 इसमें दिया गया कि मतलब कि पुनः आपको जो रिक्त पद होता है किसका, प्रेसिडेंट का, ठीक है, वो आपको पुनः 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका कौन बोलता है, आर्टिकल 62, कौन, आर्टिकल 62, ठीक है। उसके बाद देखो याद रखोगे आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 क्या हो गया, मतलब कि भारत की संसद राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनी है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो आपका जो पार्लियामेंट है ये किससे किससे, मतलब क्या होगा, प्रेसिडेंट हो गया, आपका लोकसभा हो गया, आपका राज्यसभा, इन सबसे मिलकर बनी हुई है, ठीक है। आपको बोलता है कौन, आर्टिकल 79। उसके बाद हो गया आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 क्या है, लो याद रखोगे, मतलब कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाता है, ठीक है। कहता है राष्ट्रपति जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, संसद के जो दोनों सदन होते हैं इनको मतलब कि इसके सेशन करने के लिए बुलाते हैं, ठीक है। ये होता है देखो, जबकि इसमें क्वेश्चन याद रखोगे आता क्वेश्चन में कि दो सेशन के बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, तो ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि बहुत तो मैक्स 6 मंथ, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं हो सकता टाइम, ठीक है। देखो और दो एक साल में 3 सत्र, ठीक है, जो याद रखोगे अगर सत्र की बात की जाए तो एक साल में, ठीक, 1 ईयर में आपके 3 सत्र बुलाए जाते हैं, जिसमें हो गया आपका बजट सेशन और मानसून सेशन एंड विंटर सेशन, ठीक है। ये आपके सब ये होते हैं 3 सेशन होते हैं जो एक साल में होते हैं, किसमें 3 सेशन जो एक साल में होते हैं। तो आर्टिकल 66 इसमें क्या देगा, तो संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, मतलब कि संसद में जो भी आपकी स्पीच होगी किसकी, राष्ट्रपति की, ठीक है। उसके तो ये आपका बोला गया कि हमें आर्टिकल 86 मतलब कि 86 में, ठीक है। जबकि देखो उसके बाद में आर्टिकल 108, तो इसमें क्या है, तो इसमें होगा राष्ट्रपति की संयुक्त अधिवेशन बुला नहीं सकती, किसमें मतलब होता है ज्वाइंट सेशन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा कि ज्वाइंट सेशन, ठीक है, ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति जो बुलाते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं, तो वो आपका अनुच्छेद होता है आपका 108, कौन सा अनुच्छेद 108, ठीक है। देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट था कि 87, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति का संसद विशेष अभिभाषण, मतलब इसमें क्या है, राष्ट्रपति की जो भी आपका जो संसद में होता है जो स्पेशल स्पीच, किसमें स्पेशल स्पीच, तो इसके बारे में दिया गया है किसमें 87 मतलब 87 में, ठीक है। देखो और तो आर्टिकल 72 क्या होता है, आर्टिकल 72 होता है कि राष्ट्रपति मतलब कि क्षमादान, जैसे होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, कोई कैदी होता है मतलब कि उसको सजा मिल चुकी है, तो उसको मतलब कि क्षमादान दे सकते हैं और राष्ट्रपति दे सकते हैं, ठीक है। तो वो किस आर्टिकल के तहत देते हैं, वो आपका आर्टिकल 72 होता है, ठीक है, आर्टिकल 72। उसके बाद देखो याद रखोगे आर्टिकल 1 to 3, मतलब आर्टिकल 1 to 3 क्या, इसमें होता है ऑर्डिनेंस पावर, किसमें होता है आपके ऑर्डिनेंस पावर, मतलब कि आपके अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है किसके पास होती है, आपके प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 143, तो इसमें क्या आता है, तो इसमें होता है कि राष्ट्रपति को, ठीक, किसको, राष्ट्रपति को किससे, मतलब कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है, कौन सा, मतलब कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब कि जो चीफ जस्टिस होते हैं कहाँ के, आपके सुप्रीम कोर्ट के, तो इनसे क्या होता है कि आपको एडवाइस या सलाह लेने में क्या जो शक्ति होती है या मतलब कि अधिकार होते हैं, ये आपको कौन देता है, आर्टिकल 143, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो कि आपको किसमें, मतलब कि आपको याद रखना है पार्ट 5 के बारे में, ठीक है। पार्ट 5 मतलब भाग 5 के बारे में, ठीक है। तो ये थे आपका ऑल अबाउट किसमें, आर्टिकल आपका 5 के बारे में जो कि मैंने बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल देखते हैं, अगला आर्टिकल बोलें, अगला पार्ट देखते हैं, ठीक है। देखो अगला पार्ट है आपका
भाग 6 जो कि भाग 6, इसमें भाग 6 में क्या होता है, द स्टेट मतलब कि आपका राज्य के बारे में बताया गया है। जिसमें कि हो गया आपका जैसे जो कि आपको जिसमें आर्टिकल आपको दिए गए हैं कि इसमें जो क्या आता है 152 से 237, 152 से 237, ठीक है, 152 से 237 के बीच में आते हैं, ठीक है। जिसमें कि हो गया आपके कौन से आपके मतलब कि इंक्लूडिंग गवर्नर्स, राज्यपाल हो गए, उपराज्यपाल हो गए, ठीक है, स्टेट ऑफ द लेजिस्लेचर हो गए, ठीक है, हाई कोर्ट हो गए। तो इन सब के बारे में आपका किसमें आपका भाग 4 में भाग 6 में पढ़ते हुए, ठीक है, जो कि आर्टिकल है आपके 152 से 237 के बीच में, ठीक है। जिसमें कि मुख्य मैं आर्टिकल बता दे रहा हूँ। जिसमें देखो अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि जो इसमें राज्यपाल हैं, ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में राज्यपाल, ठीक है, आपके गवर्नर, तो गवर्नर के बारे में, ठीक है, आर्टिकल मतलब कहाँ से कहाँ तक दिए गए, तो याद रखना अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 162 तक, ठीक है, ये आपका दिया गया किसमें, ये आपको दिया गया इसमें गवर्नर के बारे में, ठीक है, राज्यपाल के बारे में, ठीक है। जिसमें क्या हो गया, जिसमें मतलब कि जिससे कि अगर पूछे कि 153 153 में क्या है, तो 153 में मतलब कि प्रत्येक राज्य में क्या था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और ठीक है, एक राज्यपाल होगा, एंड 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। ये आपको बोलता है कौन सा आर्टिकल 153। जैसे देखा होगा कि 2 से अधिक स्टेटों के लिए एक ही राज्यपाल होते हैं, तो वो कौन सा आर्टिकल, वो किसके तहत होते हैं, वो आपको होते हैं आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 के तहत होते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 154, ठीक है, तो आर्टिकल 154 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 154 आपको बताता है कि जो राज्य की कार्यपालिका है कि सभी शक्तियाँ किसमें राज्यपाल नियुक्त होंगी, जो राज्य की जो भी कार्यपालिका होगी उसकी जो सभी शक्तियाँ हैं वो किसमें नियुक्त होंगी, वो आपकी नियुक्त होंगी राज्यपाल में, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल हो गया आपका 155। तो आर्टिकल 155 क्या होता है, आर्टिकल 155 होता है कि जो राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति की जो नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति की देखो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है किसमें, तो ये आपकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से, किसमें, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की जो सलाह से वो की जाती है नियुक्ति किसकी, मतलब कि राज्यपाल की। और देखो इसे राष्ट्रपति द्वारा ही निलंबित किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा ही इसे निलंबित किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके राज्यपाल, ठीक है। तो राज्यपाल क्या करते हैं कि राष्ट्रपति की सलाह किसे और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राज्यपाल की नियुक्ति होती है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनका मतलब कि निलंबन होता है, ठीक है, तो ये टर्मिनेशन होता है। उसके बाद 156 क्या हो गया, तो 156 बोलता है कि इनका मतलब कि राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताता है। उसके बाद 157 हो गया, 157 में इनकी योग्यताएं हैं, क्या हो इनकी, इसमें 157 इनकी योग्यताएं हैं। और देखो हो गया आपका 158 में, देखो 158 में आपकी राज्यपाल के जो कार्यालय की जो ऑफिस की जो शर्तें हैं वो, ठीक है, वो आपको दी गई 158 में। उसके बाद 159 में बताया गया कि राज्यपाल की जो भी शपथ होगी, ठीक है, ओथ ग्रहण, ठीक है, ओथ कैसे होगी, ठीक है, कौन ग्रहण कराएगा, ठीक है। तो ये आपके आता है किसमें, आर्टिकल 159 मतलब 159 में, ठीक है। देखो अगर याद रखना ये राज्यपाल को जो शपथ ग्रहण कराते हैं वो किसके द्वारा ग्रहण की जाती है, वो आपको ग्रहण की जाती है उच्च न्यायालय के द्वारा, किसके द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनके द्वारा, ठीक है। अगर जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो इनके अनुपस्थिति क्या करेगी, वहाँ का जो अगला जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे वो ग्रहण करा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये आपका आर्टिकल बताता है 159 मतलब 159 तो आगे आप याद रखोगे। तो जैसे अगर पूछा आपका आर्टिकल, ठीक है, 168 में क्या है, ठीक है, तो 168 में क्या आता है आपकी जो लेजिस्लेटिव डिसीजन होते हैं, मतलब राज्यपाल विधानमंडल का मतलब कि अभिन्न अंग होता है, ये कौन बताता है, आपको बताता है आर्टिकल 168 एंड उसके बाद में आर्टिकल 231, ठीक है। ये क्या होते हैं अध्यादेश जारी शक्ति होती है किसके पास, ये होती है शक्ति होती है आपके राज्यपाल के पास, ठीक है। तो उसके बाद देखो पावर, अब इसका पावर मतलब कि पार्डन पावर जो भी अब होते हैं क्षमादान करने की, मतलब ठीक है, क्षमादान करने की शक्ति होती है, ठीक है, आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या होता है राज्य में, देखो ये होती है शक्ति की प्रेसिडेंट के पास में, गवर्नर के पास शक्ति किसकी, क्षमादान करने की बिल्कुल नहीं होती है, आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद में देखो अगर बात की जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है, किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट किसके मतलब कि गवर्नर के बारे में। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की जाए, ठीक है, तो ये आपको बताते हैं आर्टिकल 163 163 क्या होता है कि राज्यपाल को सलाह, ठीक है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का एक मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है, इसको राज्यपाल को जो भी मतलब कि गवर्नर रहेंगे तो इनको क्या मतलब सलाह देने के लिए प्रत्येक राज्य का एक मंत्रिपरिषद मतलब होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ठीक है। उसके बाद में 164 इसमें याद रखोगे 164, ठीक है, तो
164 में क्या होता है, मुख्यमंत्री जो सीएम की जो नियुक्ति होता है वो किसके द्वारा की जाती है, वो आपकी गवर्नर मतलब कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वो भी कैसी, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह द्वारा राज्यपाल। उसके बाद देखो इसमें याद रखोगे कि देखो एक चीज़ अगर पूछे ये सीएम नियुक्ति, तो सीएम की नियुक्ति करते हैं कौन, ये करते हैं आपके सीएम की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल द्वारा। उसके बाद में अगर जैसे ऐसा पूछे कि मंत्री मतलब कि काउंसिलर मिनिस्टर से, ठीक है, सीएम मतलब कि काउंसिलर मिनिस्टर मतलब मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये देखो ये की जाती है आपके सीएम के द्वारा, ठीक है, सीएम के द्वारा और राज्यपाल की सलाह पर, ठीक है, राज्यपाल की हाँ तो जो काउंसिलर मिनिस्टर होते हैं इनकी नियुक्ति आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है। उसके बाद में किसके सलाह पर, सीएम की सलाह पर, ठीक है, सीएम की सलाह पर। तो उसके बाद देखो इसमें याद रखोगे आर्टिकल 155 165, ठीक है, तो 165 क्या होता है, 165 होता है आपका एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य के महाधिवक्ता के बारे में कहाँ पर बताया गया है या किस अनुच्छेद में, तो आप होता है 165 में। 168 में क्या है देखो, तो याद रखोगे 168, ठीक है, 168 में आपके हैं कि जो विधानमंडल है इसका जो विभाजन, ठीक है, किसका विधानमंडल, देखो विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल का विभाजन, तो इस जो कि किस में होता है आपका, जो हो गया आपका मतलब कि गवर्नर मतलब राज्यपाल में, तो उसके बाद विधान परिषद मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है मतलब होता है विधान परिषद, उसके बाद में हो गया आपका विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, किसमें लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ये हो गया आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये किस में होते हैं, ये होते हैं विधानमंडल में, ठीक है। जो अभी इनका जो डिवीजन होता है वो होता है आर्टिकल 168 के तहत, किसमें, आर्टिकल 168 के तहत, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो इसमें दिया है कि अगर आगे क्वेश्चन अगर देखो कि आप पूछ ले कि आर्टिकल 169 में क्या है, तो 169 किसी भी राज्य की विधान परिषद का गठन एवं विघटन करने का अधिकार केवल संसद को होता है, ठीक है। तो किसी भी राज्य की जो विधान परिषद होगी, कौन सी विधान परिषद मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, तो इसका गठन एंड इसका विघटन केवल किसके पास, केवल संसद के पास ही पावर होता है, ठीक है, अधिकार केवल संसद के पास में होता है, मतलब पार्लियामेंट के पास में होता है। देखो उसके बाद में देखो अगर इससे पूछा आपके आर्टिकल 160, ठीक है, 170, आर्टिकल 170 में क्या देखो, 170 में आपको दिया हुआ है कि विधानसभा की संरचना, किसमें, विधानसभा की संरचना, ठीक है, विधानसभा की जो संरचना होगी वो आपका आर्टिकल 170 में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 171 में दिया गया है कि विधान परिषद की संरचना, किसमें, दो, इसमें क्या था, विधानसभा की संरचना, इसमें विधान परिषद की संरचना, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 172 याद रखो कि आर्टिकल 172, तो आर्टिकल 172 में क्या है कि विधानसभा का जो कार्यकाल होगा, ठीक है, वो कितना है, जो कि होता है कि आपका 5 साल, ये 5 ईयर्स होता है, 5 साल होता है, ठीक है। बट मतलब कि अगर जैसे इसमें लिखने याद रखना, जैसे कि अगर इसमें आपातकाल की स्थिति लग जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है 1 साल इसको बढ़ाया भी जा सकता है। उसके बाद देखो उसमें अगर आर्टिकल आपका 173 में क्या दिया हुआ है, तो इसमें एलिजिबिलिटी आप जो भी MLA बनते हैं या MLC होते हैं, इनकी जो होते हैं मतलब योग्यताएं होती हैं वो आपको देंगे आर्टिकल 173 में, ठीक है, जो कि देखो। और MLA की जो मतलब कि MLA की जो मिनिमम एजेंसी वो कितनी, मतलब कि बनने के लिए 25 साल, एंड उसके बाद MLC बनने के लिए ये होना चाहिए आपका 30 साल, कितनी, 30 साल, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 174 में क्या दिया गया, 174 होता है आपका विधानसभा में सत्र भंग करना, ठीक है, क्या होता है विधानसभा में सत्र को मतलब जो सेशन चल रहा है उसको भंग करने की पावर, ये होती है आपकी आर्टिकल 174, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 175 में क्या है, आर्टिकल 175 देखो बताता है कि आपका राज्यपाल का जो भी विधानसभा में मतलब अभिभाषण, ठीक है, राज्यपाल जो आपका होता है विधानसभा में जो मतलब कि उनका जो स्पेशल स्पीच होती है वो बताता है आपका आर्टिकल 176 में क्या है, याद रखो कि आर्टिकल 176 मतलब आर्टिकल 176 होता है राज्यपाल की विशेष अभिभाषण, मतलब होता है विशेष अभिभाषण होता है, ठीक है, जो कि संयुक्त अधिवेशन के समय, ठीक है, जब ज्वाइंट सेशन चल रहा होता है, ठीक है, तो वो राज्यपाल के द्वारा जो आपका भाषण दिया जाता है वो आपका आता है आर्टिकल 176 में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 178 क्या बताता है, ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक है, इनके बारे में बोला गया है कि जो अध्यक्ष होगा एवं उपाध्यक्ष मतलब अध्यक्ष मतलब स्पीकर एंड उपाध्यक्ष मतलब डिप्टी स्पीकर, ठीक है, तो इनके बारे में बोला गया आर्टिकल 178 में एंड आर्टिकल 179, कौन सा, आर्टिकल 179 ये क्या बताता है, ये बताता है आपका इस्तीफा, ठीक है। तो इस्तीफा क्या होता है, तो इस्तीफा देखो मतलब कि जो स्पीकर होगा वो अपना स्पीकर जो स्पीकर होगा वो अपना
इस्तीफा सौंपेगा किसको, मतलब कि डिप्टी स्पीकर को, एंड जो डिप्टी स्पीकर होगा वो अपना इस्तीफा सौंपेगा स्पीकर को, ठीक है। ये कौन बोलता है, आपको बोलता है आर्टिकल 179, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 180, आर्टिकल 180 में क्या है, तो आर्टिकल 180 में अगर अध्यक्ष की, ठीक है, मतलब कि अब्सेंस में क्या करेगा, उपाध्यक्ष उसका कार्यभार संभालेगा, ठीक है। अध्यक्ष अगर इस अध्यक्ष मतलब अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो होगा वो उसका कार्यभार संभालेगा। ये बोलता है आर्टिकल 180। कौन बोलता है, आर्टिकल 180, ठीक है। देखो तो और आगे बढ़ते हैं, देखो उसके बाद में आर्टिकल 189, आर्टिकल 189 तो आर्टिकल 189 क्या है, तो आर्टिकल 189 में है कि विधानसभा की गणपूर्ति, ठीक है, क्या होता है, कोरम, मतलब जो होता है 1/8 1/10, ठीक है। तो इसके क्या करना है, इसकी मतलब कि विधानसभा की गणपूर्ति करना। उसके बाद में आर्टिकल 200 में क्या दिया हुआ है, 200 होता है कि राज्यपाल चाहे तो किसी भी विधेयक को, ठीक है, राष्ट्रपति को सौंप सकता है। जो भी आपके बिल्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या मतलब कि आपको सीएम को सौंप सकता है। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 200। एंड आर्टिकल 202, आर्टिकल 202 में क्या आता है कि राज्य का जो वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण कैसा होता है, मतलब कि वार्षिक मतलब कि ईयरली वित्तीय विवरण होता है, ठीक है, वो बताता है कौन से, आर्टिकल 202 में, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 ये क्या है कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कैसा, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति मतलब ऑर्डिनेंस पावर होती है, ये होता है 213 में, ठीक है, होता है 213। उसके बाद में अगर पूछे 214, ठीक है, 214 क्या होता है, 214 याद रखोगे, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना, ठीक, प्रत्येक जो स्टेट होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, एक उच्च न्यायालय, ठीक है, मतलब कि हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये कौन बोलता है, ये बोलता है आर्टिकल 214 में दिया गया। वो 215 बोलता है कि जो आपका उच्च न्यायालय होता है, ठीक है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, ठीक, कैसा है, जो आपका जो हाई कोर्ट है, ठीक है, ये कैसा है, आपका अभिलेख न्यायालय, मतलब कि यहाँ पे जो भी आपके जो मतलब कि होता है कोर्ट हो गए उसका क्या होता है, मतलब कि उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, जो भी डिसीजन होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये प्रकार से क्या होता है, अभिलेख न्यायालय होता है। ये कौन बोलता है, 215। उसके बाद देखो इसमें क्या याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है 231 क्या होता है, 231 बोलता है कि जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट होती है, ठीक है, मतलब कि सॉरी हाई कोर्ट क्या होता है कि 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट मतलब काम कर सकता है, एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। आपको बोलता है कौन, 200 आर्टिकल 231, ठीक है, आर्टिकल 231। उसके बाद में याद रखोगे 215 हो गया आपका 216 बोलता है कि उच्च न्यायालय की संरचना कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आपका हाई कोर्ट होगा उसकी संरचना कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये बोलता है, मतलब कौन बोलता है, ये बोलता है आर्टिकल 216 जिसमें बोलता है एक चीफ जस्टिस होना चाहिए एंड अदर जज होना चाहिए, एंड अदर जज आर मतलब कि अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, जो भी जज हो गए मतलब कि अपॉइंट किए जाएंगे किसके द्वारा, मतलब कि प्रेसिडेंट के द्वारा। ये होती है संरचना हाई कोर्ट की, जो कि दिया गया है 216 में, ठीक है, 216 में। उसके बाद 218 में क्या होता है कि एलिजिबिलिटी ऑफ जज, तो जो भी जज बनने की जो योग्यताएं होती हैं वो दिया गया है आपका आर्टिकल 218 में, किसमें, आर्टिकल 218 में। उसके बाद आर्टिकल 219 में दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण, ठीक है, जो उच्च न्यायालय के जो भी आपका जो न्यायाधीश होंगे, ठीक है, उनको शपथ ग्रहण कराया जाएगा किसके द्वारा, मतलब कि गवर्नर मतलब राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद आर्टिकल 220 क्या बोलता है, आर्टिकल 220 बोलता है कि सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनको क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कहीं वकालत नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर करना है सर्वोच्च न्यायालय में जाकर करो, ठीक है, अदरवाइज आप अगर मतलब हाई कोर्ट के, ठीक है, क्या मतलब कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हो तो उसके निचले जितने भी मतलब कि आप न्यायालय होते हैं वहाँ पे जाके आप वकालत नहीं कर सकते। अगर करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, ठीक है। ये बोलता है कौन सा, 220। उसका देखो 226, आर्टिकल 226 में क्या है, तो 226 में देखो उच्च न्यायालय की जो भी रिट, तो हाई कोर्ट की जो भी आपके रिट जारी करते हैं, ठीक है, तो रिट जारी करने की शक्ति होती है, ये किसमें होती है, 226 में, इसमें 226 में, ठीक है। उसके बाद में देखो आर्टिकल 230 में है ये जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट की सभी भर्तियों, ठीक, भर्तियाँ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही जारी किए जाएंगे, ठीक है। ये बोलते हैं आपका आर्टिकल 230 एंड आर्टिकल 233 याद रखोगे, ताकि प्रत्येक जिले के लिए एक मतलब कि जिला न्यायालय, ठीक है, कैसा होता है, प्रत्येक जिला जो भी एक डिस्ट्रिक्ट होगा तो एक जिला न्यायालय मतलब होना ही चाहिए वो, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि एक जिला न्यायाधीश होगा एंड न्यायाधीश होंगे, और जो ये सब अपॉइंट किए जाएंगे किसके द्वारा, वो आपके गवर्नर के द्वारा, ठीक है, वो भी किसके एडवाइस पर, आपके चीफ सीएम मतलब सीएम के एडवाइस पर अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। तो जिला जिसमें कि तो अगर पूछे कि जिला न्यायाधीश बनने की योग्यताएं क्या होती हैं, तो बस वही होता है कि भारत के नागरिक हो, 60 वर्ष से कम हो, 7 वर्ष से न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत उसने की हो, तो ये होती हैं आपकी मतलब कि न्यायाधीश बनने की योग्यताएं होती हैं। उसके बाद देखो होता है आर्टिकल 234, ठीक है, होता है आर्टिकल 234।
इसमें क्या होता है, इसमें होता है न्यायिक सेवा में सभी भर्तियाँ जो भी होते हैं राज्यपाल सेवा लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाएंगी। ठीक है, आयोजित किए हैं किसमें, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा संचालित या आयोजित की जाएंगी। ये कौन बोलते हैं, आर्टिकल 234, आर्टिकल 234। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट आपका भाग 6 के बारे में। ठीक है, जो कि मैंने करा दी, जो कि था कहाँ से, आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 तक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला भाग पढ़ते हैं कि उस भाग में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अगला पार्ट आता है आपका पार्ट 7। देखो, तो पार्ट 7 ये आपको देखो संविधान से अभी मतलब कि ये आपका हटा दिया गया है, तो इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखो अगला पार्ट है आपका पार्ट 8। कौन सा पार्ट 8, जो कि आपको बताता है कि इसमें द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं तो उनके बारे में बताता है, जो कि आर्टिकल दिया गया किसमें 239 से 242। ठीक है, तो सुंदर होता है सभी संघ शासित जो भी क्षेत्र होते हैं इनका जो प्रशासन होता है वो होता है कैसा, राष्ट्रपति द्वारा चला जाएगा। और जिसके लिए क्या मतलब कि आपका राष्ट्रपति एक प्रशासक नियुक्त करे। ठीक है, क्या होगा मतलब कि एक प्रशासक नियुक्त करे, उसके बाद हो गया। अब देखो इसमें याद रखोगे आर्टिकल 239 के क्या होता है कि इसमें होता है संसद को अधिकार है कि वो किसी भी संघ शासित क्षेत्र में जितनी ड्यूटी होती हैं तो इनमें विधानसभा का विधानसभा का गठन या विघटन कर सकते हैं। ये अधिकार होते हैं किसको, संसद के पास होते हैं अधिकार। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल 240 याद रखोगे। 240 में क्या है कि संघ शासित क्षेत्र जो भी होते हैं, संघ शासित क्षेत्र होते हैं जैसे यूनियन टेरिटरी होते हैं, तो इसके लिए कानून बनाना, ठीक है, और बनाने का अधिकार सिर्फ किसके पास होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है। ठीक है, तो जो भी आपके लॉ बनेंगे वो सिर्फ किसके मतलब कि प्रेसिडेंट के द्वारा बनेंगे। उसके बाद होता है आर्टिकल 241। आर्टिकल 241 में क्या है कि प्रत्येक संघ शासित जो भी शासित क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की स्थापना करना। ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना करना प्रत्येक यूटी के लिए, ये बोलते हैं आपका आर्टिकल 241। ठीक है, आर्टिकल 241। तो ये थे कि आपकी भाग 8 के बारे में। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला भाग देते हैं। तो अगला पार्ट दिया हुआ है कि पार्ट 9। इसमें क्या दो, पार्ट 9 में क्या आता है आपका, पार्ट 9 में आता है आपका पंचायती। ठीक है, मतलब कि पंचायत के बारे में डिस्कस किया गया, जो कि आपका किसमें आर्टिकल 243A से 243 का मतलब कि ओ तक है। किसमें, आर्टिकल 243 का ए से लेकर के ओ तक दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपके पंचायत के बारे में। ठीक है, पंचायत के बारे में जो कि आपका आता है, जिससे एक क्वेश्चन आता है कि पंचायत के बारे में संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो आपका भाग 9 में। ठीक है, याद रखोगे। तो कल 243 के एम दिया हुआ है। अगर दो पंचायतों गठन, तो जो पंचायतों जो गठन होगा, ठीक है, पंचायतों जो गठन होगा तो वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो जो पंचायतों जो गठन होगा वो आपको कराया जाएगा विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा, विधानमंडल के द्वारा। ये बोला गया कि इसमें आर्टिकल 243 का ए में, 243 का ए में। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल 243 का बी, आर्टिकल 243 का बी, इसमें क्या है कि पंचायतों की संरचना है। किसमें, पंचायतों की संरचना। ठीक है, पंचायतों की संरचना। ठीक है, ये संरचना किस होनी चाहिए, ये आपको बोला गया आर्टिकल 243 के बी में। ठीक है, उसको देखो इनकी संरचना होगी वो कैसी होगी, वो 3 स्तरीय होगी। कैसी, मतलब कि ग्राम स्तर पे, उसके बाद में ब्लॉक स्तर पे, उसके बाद में आपका जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट इस स्तर पे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे। ठीक है, जो ग्राम स्तर मतलब कि ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक स्तर मतलब कि ब्लॉक या मतलब कि मंडल पंचायत हो गया, जिला मतलब कि जिला, उसके बाद में पंचायत हो गया। ठीक है, अगर देखो इनके बारे में आपको फुल डेप्थ पढ़ना है, ठीक है, तो अच्छे से और अब डिटेल में पढ़ना है आर्टिकल के बारे में, पार्ट्स के बारे में, जो भी आपकी अनुसूची है इनके बारे में। देखो तुम्हें अलग अलग पार्ट मतलब हर पार्ट का मतलब अलग अलग हर उसके बारे में जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में अलग अलग से पार्ट्स बना दूंगा। ठीक है, तो क्लास ले लूँगा मैं अलग अलग। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फुल डेप्थ आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पढ़ने में जाएगा। इसमें क्या, ये देखो मैराथन क्लास है तो एक रिवीजन बेस्ड क्लास है। ठीक है, तो इसमें मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद में मैं मतलब बता तो बोल रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा मतलब कि उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अगर पूरा डेप्थ में पढ़ना है तो इसके मैं और अलग क्लास ले लूँगा अलग अलग पार्ट की। ठीक है, जो कि आप देख लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इसमें देखो अगर इसमें लिखा है 243 का डी, 243 डी, इसमें क्या है कि देखो इसमें है मतलब कि दिया गया कि पंचायतों में SC/ST का आरक्षण। ठीक है, पंचायतों में जो SC/ST हैं इनका जो आरक्षण प्लस उसके बाद में पंचायतों में क्या होना चाहिए 1/3 में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। किसमें, मतलब कि फीमेल हैं इनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये बोलते हैं आपके कौन सा आर्टिकल होता है 243 का डी नंबर, 243 का डी। ठीक है,
243 का ई, 243 का ई इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है आपका जो पंचायत में जो कार्यकाल होगा, ठीक है, जो कैसा होगा, जो मतलब कि जो टेन्योर होगा, जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा। देखो तो क्या लिखा है इसमें, देखो होता है कि अगर प्रथम सत्र से 5 वर्ष कितना होता है, तो फर्स्ट सेशन होगा उससे मतलब कि 5 वर्ष से आपका जो कार्यकाल होगा, ये बोलता है कौन सा, आर्टिकल 243 का ई नंबर, 243 का ई, ठीक है, ये होता है 243 का ई नंबर। उसके बाद 243 के एफ में क्या है, तो 243 में एफ में दिया गया है कि इसमें जो योग्यताएं, इसमें योग्यताएं, ठीक है, पंचायत मतलब कि पंचायत इसकी योग्यताएं कैसा, मतलब कि उसमें लोग सदस्य बनने के लिए कैसा, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 21 वर्ष हो, ठीक है, विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, जो कि बोला गया ये आपकी योग्यताएं, ठीक है। उसके बाद देखो 243 का आपको जी, इसमें दिया गया कि कार्य एवं कर्तव्य, इसमें जो काम का क्या होगा उसके आपके ड्यूटीज क्या है, कर्तव्य, ठीक है, ड्यूटीज क्या है, कर्तव्य, ठीक है। तो उसके बाद में आपका 243 का आई, 243 का इसमें क्या, पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान, ठीक है, जो भी पंचायतों के जो भी निर्वाचन चुनाव होंगे कैसे होंगे, तो आपको बोला गया कि इसमें आर्टिकल 243 का आई नंबर पे, ठीक है, देखो जो कि मतलब प्रत्येक 5 वर्ष में होना चाहिए, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में होना चाहिए। उसके बाद में आर्टिकल 243 का के, आर्टिकल 243 का के, इसमें क्या बोला गया है कि राज्य निर्वाचन का आयोग एवं पंचायत और नगर पालिका निर्वाचन, ठीक है, जो कि किया जाएगा किसके, स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा, किसके, स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा हेल्ड कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 200 बारे में, ठीक है, तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उन्हें डिस्कस करा दिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। देखो अगला पार्ट कौन सा आपका, पार्ट 9 का ए, कौन सा, पार्ट 9 का ए, तो पार्ट 9 के ए जो कि डिस्कस इसमें क्या है, इसमें मतलब कि म्यूनसिपालिटीज मतलब नगर पालिका के बारे में बताया गया है, जो कि आपका 243 के पी से लेकर के जेड तक है, 243 के पी से लेकर पी से मतलब कि जेड तक। देखो तो जिसमें डिस्कस किया गया इसमें म्यूनसिपालिटीज के बारे में डिस्कस किया गया है। तो उसके बाद देखो क्या है कि इसमें याद रखोगे आर्टिकल, जैसे आ जाए कि आर्टिकल 243 का पी क्या बोलता है, तो पी 243 के पी में दिया गया है कि जो भी आपको जो नगर पंचायत जो इसका जो मतलब कि नगर पंचायत जो स्तर होगा वो कैसा होना चाहिए, 3 स्तरीय होना चाहिए। कैसे 3 स्तरीय, मतलब कि नगर पंचायत, उसके बाद में नगर परिषद, ठीक है, उसका नगर निगम, ठीक है, तो नगर पंचायत, नगर परिषद एंड नगर निगम, ठीक है, ये 3 स्तरीय होनी चाहिए। देखो जो कि नगर पंचायत होगी वो गांव स्तर पे, नगर परिषद मतलब कि छोटे कस्बों के स्तर पे, ठीक है, जहाँ की आबादी लगभग 3 से 10 लाख होनी चाहिए। उसके बाद नगर निगम मतलब शहरों के लिए, जो कि जहाँ की आबादी 10 लाख से ज़्यादा हो, ठीक है, जो कि आता है आपके शहरों के स्तर पर, उसे बोलते हैं नगर निगम, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मेशन। तो इसके तो समझना फॉर्मेशन, ये आपका बताएगा किसमें, ये बताएगा आपका नगर 243 का पी में, 243 का पी में, ठीक है। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं कि तो इसमें याद रखोगे 243 का डब्लू, 243 का जो इंपॉर्टेंट है इसमें एक आता है डब्लू। तो इसमें क्या दे दो, 243 डब्लू, इसमें मतलब कि कितनी अनुसूचियाँ होंगी, तो इसमें शेड्यूल अनुसूची के बारे में जो कि आपके 12 हैं, ठीक है। उसके बाद में जिसमें कितने 18 विषय हैं, ठीक है, 18 सब्जेक्ट विषय हैं जो कि वर्क एंड ड्यूटीज को डिस्कस करते हैं, किसमें वर्क एंड ड्यूटीज को डिस्कस करते हैं। ये आपके इसमें 243 का डब्लू है, ठीक है, 243 का डब्लू, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट 9 का ए, वो हो गया आपका पार्ट 9 एंड ये पार्ट 9 के ए, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने करा दिए। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट देखते हैं, उधर लिखा हुआ पार्ट 10, कौन सा, पार्ट 10। देखो तो इसमें इसके बारे में पढ़ते हैं। अगला पार्ट है आपका पार्ट 10। पार्ट 10 क्या होता है, पार्ट 10 बताता है आपका शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, तो अनुसूचित एवं आदिवासी क्षेत्र, जो कि आर्टिकल 244 से आर्टिकल 244 के ए तक की डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं किसके बारे में, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो देखो बताते हैं। तो जैसे अब पार्ट 11 जिसके अंतर्गत आपका संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन्स यूनियन एंड द स्टेट की इसके बारे में बताया गया है, जो कि आपका आर्टिकल 245 263, जिसमें कि 245 263 इसके अंतर्गत आपके लिख लोगे यहाँ पे 2 आ जाते हैं। ये 2 जैसे इसमें क्या होगा, अगर पूछे यहाँ पे कि लेजिस्लेटिव रिलेशन, ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे मतलब कि इसका मतलब विधायी संबंध, ये होंगे 245 से 255 एंड इसमें अगर, ठीक है, एडी मतलब कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस मतलब प्रशासनिक संबंध, कैसे प्रशासनिक संबंध, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपके आर्टिकल 256 से 263 से 263, जो कि 245 से 263 है, ठीक है। तो ये आते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें अगर जैसे पूछे कि आपसे 245 में क्या है, ठीक है, तो 245 में आपका दिया गया है कि भारत एवं उसके संघ किसी भी भाग के लिए कानून बनाने के लिए अधिकार क्या होता है, भारत, ठीक है, कि उसका संसद को होता है।
आर्टिकल 245 देखो, आर्टिकल 245 क्या बोलता है कि भारतीय संघ, ठीक है, जो भारतीय संघ एवं किसी भी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसके, मतलब पार्लियामेंट में, संसद के पास है। उसके बाद में देखो आर्टिकल 246, इसमें क्या है कि विधि का निर्माण, ठीक है, किसी का मतलब कि लॉ का निर्माण, ठीक है, या विधि का निर्माण संविधान की सूचियों के अनुसार किया जाएगा, जो कि मतलब कि किसमें 3 सूचियाँ होती हैं, ठीक है, 3 लिस्ट आती हैं संविधान की, जिसमें कि आपका कौन कौन सा हो गया, आपका हो गया संघ सूची, कौन सा संघ सूची हो गया, उसके बाद में आपका राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया। ठीक, क्वेश्चन आता है कि संघ सूची में कितनी मतलब विषय हैं, तो इसमें कितने विषय हैं, इसमें 100 विषय हैं, इसमें याद रखना, इसमें आपके 62 विषय हैं, और इसमें समवर्ती सूची में इसमें 52 विषय हैं। ठीक है, तो इस संघ सूची में क्या होता है, इसमें जो भी कानून बनते हैं वो बनाए जाते हैं सेंटर द्वारा, और जो आपके स्टेट है इसमें वो बनते हैं आपके स्टेट द्वारा लॉ। ठीक है, अब जो समवर्ती सूची होती है इसमें आपका सेंटर एंड, ठीक है, स्टेट दोनों साथ मिलके मतलब कि इसमें कानून बनाते हैं। ठीक है, जिसमें कितने 52 विषय हैं, ठीक है, 52 विषय से या सब्जेक्ट मतलब विषय हैं। उसके बाद में आर्टिकल 249, ठीक है, 249 क्या बताता है कि देखो अगर कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक, कोई भी सब्जेक्ट है वो अगर नेशन या मतलब देश के लिए अगर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नेशन या देश के लिए इम्पोर्टेंट है, ये अगर स्टेट ने बता दिया कि ये सब्जेक्ट देश के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो उसमें क्या करें, उसमें सेंटर जो है आपका एक लॉ बना सकता है। ठीक है, लॉ बना देगा, वो भी किसमें, मतलब कि जो कि स्टेट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है आर्टिकल 249, इसमें आर्टिकल 249 में। ठीक है, 250 क्या बोलता है कि अगर देखो अगर इमरजेंसी लग गई, ठीक है, इमरजेंसी लग गई तो आपातकालीन स्थिति में, ठीक है, जहाँ पे जो अभी बताया ना मैंने कि राज्य, इसमें राज्य सूची में क्या थे, इसमें कानून आपके राज्य बनाते हैं, तो इसमें आपका मतलब कि सेंटर भी कानून बना सकता है, केंद्र भी कानून बना सकता है। ठीक है, अगर इमरजेंसी अगर लग गई है तो ये लेकिन अधिकार किसको मिलते हैं, अनुच्छेद 250 के तहत पे। ठीक है, अनुच्छेद 250 के उसके बाद में देखो अनुच्छेद 252 क्या बोलता है, अनुच्छेद 252 बोलता है आपका यदि 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक है, चाहते हैं, अगर 2 से अधिक राज्य चाहें तो क्या होता है, राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो राज्य सूची अगर जिससे वो हमें इमरजेंसी नहीं लगी, ठीक है, इमरजेंसी नहीं लगी, लेकिन अगर 2 से अधिक राज्य चाह रहे हैं तो उस पर भी कानून कौन बना देगा, मतलब कि सेंटर कानून बना देगा। ठीक है, तो ये कौन बोलता है, ये बोलता है आर्टिकल 252। ठीक है, उसके बाद देखो आर्टिकल 254 क्या होता है कि यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए, ठीक, कानूनों में मतभेद होता है, ठीक है, केंद्र और राज्य द्वारा कानून में मतभेद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ठीक है, जैसे एक स्टेट ने बनाया, एक मतलब कि आपका सेंटर ने बनाया, ठीक है, इनमें अगर मतभेद हो गए तो क्या होगा कि मान्य आपका ये वाला नहीं होगा, आपका सेंटर वाला ही मान्य होगा। ठीक है, उसके बाद वो आर्टिकल 256 क्या बोलता है, ठीक है, 256 में होता है कि प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका की शक्तियाँ जो भी होती हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल केवल संघ को प्रभावित किए बिना ही करेगा। ठीक है, मतलब कि संघ को प्रभावित नहीं करना चाहिए, बाकी अपना कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 258 बोलता है कि राष्ट्रपति राज्यों को आदेश दे सकता है तथा उनके बीच में के शक्तियों का बंटवारा कर सकता है। ठीक है, आपके भाग 11 में थे। ठीक है, और देखो आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट देखते हैं क्या है, अगला पार्ट है 12। देखो तो इसमें क्या आता है, इसमें फाइनेंस, ठीक है, इसमें फाइनेंस के बारे में वित्त एवं संपत्ति अनुबंध, ठीक, मुकदमे, जैसे जो कि आपको दिया गया 264 300 का ए, ठीक है, 264 से 300 का ए। ठीक है, इसमें देखो अगर पूछे क्वेश्चन तो 266, ठीक है, 266, तो 266 क्या है कि भारत एवं राज्यों की संपत्ति की निधि। ठीक है, भारत एवं राज्यों की जो भी संचय निधि होती है, उस संचय निधि के बारे में 266 के बारे में बोला गया है। एंड 267 में क्या होता है कि भारत की जो भी आकस्मिक निधि होती है, ठीक, उसमें बताया गया 267 में। उसके बाद 280 भारत के जो भी वित्त आयोग होता है, ठीक है, वो 280 में बोला गया है। उसके बाद देखो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट, ठीक है, आर्टिकल्स जो कि आपके भाग 12 में थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला भाग जितने लिखा हुआ है भाग यहाँ पे 13। तो भाग 13 क्या बोलता है, भाग 13 होता है द ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरेक्शन, ठीक है, विद दी टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो भारत के जो क्षेत्र होते हैं, व्यापार, वाणिज्य और संचार, देखो ये आपको बोला गया आर्टिकल किसमें दिया गया, आर्टिकल 301 से लेकर 307 है। ठीक है, जो कि डील करते हैं किसमें, ट्रेड एंड विद द कॉमर्स विद द इंडिया। ठीक है, तो जो भारत में जो ट्रेड होते हैं, व्यापार होते हैं, इन सब के बारे में किसमें आर्टिकल दिया गया, आपका भाग 13 में। ठीक है, भाग 13 में एंड आर्टिकल 301 से 307 के बीच में, 301 से 307 के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
संघ और राज्यों के तहत सेवाएं, ठीक है, जो कि आपका आर्टिकल में किसमें अनुच्छेद में देखिए आपका आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 323, ठीक है, के बीच में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, जो कि किसमें सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है, इसके बारे में बोला गया है। और जिसमें यार कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे 312 हो गया। 312 क्या बोलता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में बोला गया है कि मतलब कि अनुच्छेद 312 में, ठीक है। तो इस अनुच्छेद में क्या है कि इस अनुच्छेद में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा से अधिक होती हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि हो गया उसको IAS हो गया आपका, ठीक है, IAS IPS IAS ये सब किसमें आते हैं आर्टिकल 312 में। उसके बाद आर्टिकल 316, ठीक है, 316 क्या होता है कि सदस्यों की नियुक्ति एवं उनके कार्यकाल, ठीक है, कि कौन सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा और उनका कार्यकाल कितना होगा, ठीक है, ये सब बोलते हैं किसमें 316 में, ठीक है, 316 में तो जिसे। और उसके बाद में अगला याद रखोगे 317 क्या है कि 317 होता है मतलब कि जो टर्मिनेशन ऑफ UPSC एंड स्टेट PSC के चेयरमैन, जो समझो टर्मिनेशन के बारे में, ठीक है, जो भी सदस्य यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे उनका जो टर्मिनेशन होगा वो 317 में दिया गया है। उसके बाद में उनकी जो सैलरी होती है, ठीक है, सैलरी एंड अलाउंस जो भी होते हैं, ठीक है, सैलरी एंड अलाउंस होते हैं जो भी यहाँ पे सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है, नियुक्त किए मतलब कि यहाँ पे टर्मिनेट किए जाएंगे, तो उनकी जो सैलरी होगी कितनी होगी, अलाउंस कितने, उनको भत्ता कितने मिलेंगे, वो 318 में 318 डिस्क्राइब करता है। उसके बाद तो 320 में क्या आता है, तो 320 आता है कि मतलब कि उनके कर्तव्य क्या क्या हैं, ठीक है, उनके कर्तव्य क्या होते हैं, उनको क्या कार्य करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो आर्टिकल आपका 323 याद रखोगे कि क्या लिखा है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द UPSC चेयरमैन टू प्रेजेंट एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर, ठीक है, जो भी UPSC चेयरमैन की ड्यूटी होती है कि जो एग्जाम कैलेंडर होते हैं ना एनुअल वार्षिक, ठीक है, तो एनुअल कैसा मतलब वार्षिक कैलेंडर वो मतलब पेश करें। ये कौन बोलता है, ये आर्टिकल 3 जैसे आप देखते होगे कि एग्जाम का वार्षिक कैलेंडर आता है, ठीक है, वो आता है किसमें आर्टिकल 323 के तहत, आर्टिकल 323 के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे अगला पार्ट दिया हो कि आर्टिकल 14 का आर्टिकल 14 का ये किसके मतलब कि ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताता है, ठीक है, जो कि आर्टिकल आपका 323A से 323 के B, ठीक है, प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल एंड अदर ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं, इसमें लिखा हो कि आर्टिकल आपका पार्ट मतलब कि 15 मतलब कि पार्ट 15, तो पार्ट 15 क्या होता है, ये आता है आपको इलेक्शन और चुनाव के बारे में, किसमें चुनाव के बारे में बताते हैं, डिस्कस करते हैं, जो कि किसके जो कि आपको दिया गया आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329, आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329, ठीक है। तो अब याद रखोगे इसमें देखो अगर पूछे कि 325 आर्टिकल 325 में क्या है, ठीक है, तो 325 आपको बता है कि मतलब कि जो भी मतलब कि निर्वाचक नामावली होगी, लिस्ट होगी, वो कि आपके आती है 325 में, ठीक है। व्यक्ति के देखो जो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के को धर्म जाति मूल वंश लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मतदान करने से रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन बोलता है, आपका बोलता है आर्टिकल 325। उसके बाद में होता है कि 326 में आता है जो मतलब कि वयस्क मताधिकार मतलब एडल्ट वोट राइट, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार ये कैसा है, ये मतलब कि आपको जो वोट देने का अधिकार ये कैसा है आपका, ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ठीक है। ये बोलता है कि 326, ठीक है। लेकिन देखो इसी में एक याद रखोगे कि जो पहले जो वोट करने की जो मिनिमम एज थी वो थी आपकी 21 वर्ष, कितनी थी 21, लेकिन अब कितनी हो गई 18, ठीक है। तो ये किस कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो ये आपका जो 61 नंबर पर हुआ था, कौन सा 61 नंबर हुआ था, कौन 1989 में हुआ था 61 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसके तहत ही आपके जो इसके मिनिमम एज वोट देने की, वो वोट देने की एज कितनी 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। उसके बाद में देखो 327 क्या बोलता है, 327 बोलता है कि लोकसभा निर्वाचनों के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, किसको, सिर्फ संसद को है। तो लोकसभा निर्वाचनों के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। उसके बाद में 328 में क्या है, ये स्थानीय स्वशासनों से संबंधित, ठीक है, जितने भी निर्वाचनों के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको मतलब कि सिर्फ राज्य के विधानमंडल के होता है, ठीक है। ये बोलता है कौन सा 328। उसके बाद 329 मतदान के हुए सभी मतदानों को मतदान प्रक्रिया, ठीक, पूरी होने के बाद ही मतलब कि न्यायालय में ले जाया जा सकता है। ये बोलते हैं आर्टिकल आपका 329, ठीक है। पार्ट 16 मतलब भाग 16 में क्या देखो, भाग 16 में आपके देखो उनकी कुछ वर्गों के संबंधी विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जैसे क्या है कि सोशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, ठीक है। तो कुछ मतलब कि क्लासेस के लिए जो आपके जो सोशल प्रोविजंस दिए गए हैं वो आपके किस में आते हैं, वो आपके भाग 16 में, किसमें भाग 16 में दिए गए हैं, भाग 16 में आते हैं। तो जैसे कि याद रखो जिसमें तो आर्टिकल 330 से आर्टिकल 342 के बारे में बोला गया, जिसमें क्या है सोशल प्रोविजंस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड एंग्लो इंडियंस रिप्रेजेंटेड
रिप्रेजेंटेड इन दी मतलब कि लेजिस्लेचर्स, ठीक है। तो इनके बारे में बोला गया है। वो आगे देखते हैं, जैसे इसमें लिखा है 330, ठीक है, आर्टिकल 330 ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपको लोकसभा में, किसमें, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में आपको किसको, SC ST को आरक्षण, ठीक है, वो ये बोलता है आपका आर्टिकल 330 में दिया गया। 331 क्या है? 331 है कि मतलब कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को भी संरक्षण मिलेगा, ठीक है, किसमें, 2 एंग्लो इंडियंस को भी मिलेगा। ये आपको बोलता है आर्टिकल 331। एंड 332 में क्या है? 332 में विधानसभा में किसमें, अब इसमें देखो विधानसभा में, ठीक है, SC ST को आरक्षण, ठीक है, SC आरक्षण। उसके बाद में 333 इसमें क्या है कि विधानसभा में 1 आंग्ल, ठीक है, विधानसभा देखो यहाँ विधानसभा में 1 आंग्ल एंग्लो इंडियन को आरक्षण। उसके बाद में 335 क्या बोलता है आपका, 334 होता है मतलब कि जो होता है ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन, वो होता है 10 साल के लिए, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन होता है 10 साल के लिए। उसके बाद 335 क्या होता है रिजर्वेशन फॉर SC ST, ठीक है, मतलब रिजर्वेशन फॉर SC ST, ठीक है, इन पोस्ट, ठीक है। तो पदों में SC ST को आरक्षण किसके तहत दिया था? SC ST, ठीक है, SC ST के तहत में उसमें आर्टिकल 338 क्या है होता है कि SC ST आयोग, ठीक है, इसमें SC ST आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये आता है किसमें, आर्टिकल 302, जो भी आपका मतलब कि अनुसूचित जनजाति आयोग का जो मतलब कि जनजाति आयोग बना हुआ है, ठीक है, ये आता है आपका आर्टिकल 338 में। अब आर्टिकल 338 का ए, इसमें क्या है? इसमें होता है कि नेशनल शेड्यूल्ड टाइप्स, मतलब देखो आर्टिकल 338 में SC आयोग एंड आर्टिकल 338 का ए में इसमें ST आयोग, ठीक है, इसमें ST आयोग। उसके बाद में 338 का बी, इसमें क्या है? इसमें है आपका जो भी OBC आयोग, ठीक है, OBC आयोग याद रखोगे, OBC आयोग। उसके बाद में 342, उसके बाद में यहाँ पे लिख लें 340 में क्या है? 340 रिजर्वेशन फॉर OBC, ठीक, इन पोस्ट देखो, तो जो OBC को रिजर्वेशन मिलेगा वो मिलेगा 27%, कितना 27%। एंड और EWS को मिलेगा वो 10%, ठीक है। ये आपको बताता है कौन सा आर्टिकल 340। उसके बाद में आर्टिकल 341 क्या है जो आपकी जो SC लिस्ट आएगी, ठीक है, SC लिस्ट किसमें, स्टेट की, वो आके 341 में, 342 में आपकी ST लिस्ट हो गई, ठीक है, ST लिस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, कितने SC लोग हैं, कितने ST हैं, ठीक है। तो होता है आर्टिकल 342 का, ठीक है, 342 में। तो ये थे आपके भाग 16 संबंधित, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि मतलब कि स्पेशल प्रोविजंस थे किसके लिए, स्पेशल क्लास मतलब कि क्लासेस के लिए, ठीक है, जो मैंने कहा दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। तो अगला पार्ट आपका दिया हुआ है आपका होता है पार्ट 17, ठीक है। तो पार्ट 17 ये तो संबंधित किससे, मतलब कि ये संबंधित है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज से, किससे, ऑफिशियल लैंग्वेज से, ठीक है, जिसमें आर्टिकल आते हैं 343 से 351, 343 से 351 तक। तो अगर जिससे पूछा जाए कि 341 में क्या है, तो सॉरी 343 से 351, 343 में क्या होता है, 343 में होता है संघ की राजभाषा क्या होगी, तो संघ की राजभाषा है आपकी हिंदी, ठीक, क्या है, हिंदी, ठीक है। इसकी लिपि क्या है, अगर लिपि पूछे तो लिपि आपकी जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट है आपकी देवनागरी, वैसे ये स्क्रिप्ट है देवनागरी, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें आता है कि जैसे हिंदी दिवस, ठीक है, कैसा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस आपको मनाया जाता है कि कब 14 सितंबर को। ये शुरू कब से हुआ था, ये 14 सितंबर 1949 से शुरू हुआ था, ठीक है, 1949 से शुरू हुआ था। तभी हिंदी को क्या किया गया, मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित की गई थी। उसके बाद देखो ये अप्लाई कब से हुआ था, ये अप्लाई हुआ था 26 जनवरी 1965 से क्या हुआ, मतलब कि अप्लाई कर दिया गया था। उसके बाद देखो अगला, अगर इसमें पूछे 48 से 343 का बी, 343 बी, तो इसमें क्या, इसमें होता है मतलब कि 15 वर्षों के लिए क्या है कि 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल राजभाषा के रूप में लागू किया गया, ठीक है। ये इसमें बताता है कौन सा 343 के बी। उसके बाद 344 बोलता है हिंदी भाषा के सुधार एवं विकास के लिए एक राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, एवं संसदीय समिति का प्रावधान। उसके बाद में 345 ये बोलता है आपका राज्य की मतलब की भाषाएं की कौन सी होगी, वो 345 बोलता है। 346 में क्या है, 346 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में संपर्क भाषा हिंदी होगी, तो बोलता है 346। उसके बाद में 348 बोलता है कि संघ की जो भी न्यायपालिका की भाषा होगी वो भी इंग्लिश होगी, किसमें, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश होगी, ठीक है। न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की जो होगी मतलब की भाषा होगी, वहाँ की भाषा कैसी, वहाँ की भाषा इंग्लिश होगी, ठीक है। ये कौन बोलता है 348। उसके बाद में आर्टिकल 350 क्या है, 350 होता है मतलब कि जो भी आपका याचना की भाषा होगी वो हिंदी होगी, कैसी, मतलब जो प्ली होगी, इसकी जो याचना मतलब कि इसकी जो भाषा होगी वो होगी आपकी हिंदी होगी। उसके बाद 350 के ये क्या बोलता है, प्रारंभिक शिक्षा की स्थानीय भाषा में, ठीक है, जो भी प्रारंभिक शिक्षा होगी कि प्राइमरी जो एजुकेशन होगी वो कैसी, वो आपकी लोकल लैंग्वेज, ठीक है, वो लोकल लैंग्वेज में होगी, ठीक है।
वो बोलता है 350 का ये नंबर, उसके बाद 351 क्या है, तो 351 आपको बोलता है कि राज्य का कर्तव्य जो है कि वो हिंदी भाषा का विकास एवं प्रचार करे। जो भी आपका स्टेट है उसका जो मतलब कि कैसा उसका कर्तव्य ड्यूटी है कि क्या करे, वो हिंदी भाषा का प्रचार करे और उसका विकास करे। ठीक है, तो ये आपके थे जो कि आपकी भाग 17 संबंधित थे। ठीक है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज या लैंग्वेज भारत की जो राज्य की आधिकारिक भाषा है उससे संबंधित थे। ठीक है, जो मैंने कहा दिए। आगे देखो लिखा हुआ कि आपका जो पार्ट इसमें देखो लिखा 18 में क्या आते हैं, 18 में आपको जो भी इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, जो कि आर्टिकल 352 से 360 में है। ठीक है, ये देखो तो जो भी आपातकाल की स्थितियाँ आपातकाल के जो प्रावधान दिए गए हैं तो वो कहाँ पे है, वो आपके भाग 18 में है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 में है। ठीक है, जैसे और आगे देखो इसमें कि पार्ट इसमें क्या लिखा है 19, तो 19 में क्या इसमें मिसलेनियस तो विविध जो दिया गया है इसमें क्या मतलब कि कवर मिसलेनियस टॉपिक्स, कुछ जो मतलब मिक्स टॉपिक है उनके बारे में कवर करता है, जो कि आपके आर्टिकल 361 से 367 के बारे में दिए हैं। ठीक है, तो अगर मिसलेनियस टॉपिक्स ठीक है संविधान के किस अनुच्छेद में है या किस संविधान किस भाग में है, तो भाग आपका 19 में, किसमें भाग 19 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें क्या तो भाग 20 में आपकी याद रखोगे इसमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान के जो भी संशोधन हुए थे वो आपके इसमें भाग 20 में दिए गए हैं। ठीक है, जो कि आपके आर्टिकल 368 में आते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल में आते हैं, तो आपके आर्टिकल आते हैं 368 में, किसमें 368 में। ठीक है, इसमें क्या लिखा है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट मतलब कि अमेंडिंग, तो मतलब कि जो भी आपके जो प्रोसीजर होते हैं किसको मतलब कि संविधान के जो भी अनुच्छेद मतलब कि प्रावधान किए जाते हैं संशोधन किए जाते हैं कि उनको किस तरह से किया जाता है वो सब आपको दिया गया है 368 में। ठीक है, तो जैसे पूछे आपके जो पहला जो फर्स्ट जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था आपको 1951 में। कब हुआ था 1951 में। इसके तहत क्या हो कि 9 अनुसूची जो शेड्यूल की शेड्यूल्स थी अनुसूची तो जुड़ी गई थी। इसमें क्या थी, इसमें थे भूमि सुधार के कानून बनाए गए थे। क्या इसमें भूमि सुधार के कानून बनाए गए थे। उसके बाद देखो जो 10वां आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था, वो होता 1961 में, वो 1961 में। उसके बाद इसके तहत क्या किया गया था, इसके तहत आपका दादरा एवं नगर हवेली को भारत का संघ बनाया गया। किसको, दादरा एवं नगर हवेली को भारत का संघ बनाया गया। ठीक है, उसके बाद में आपका 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ वो हुआ था आपका 1962 में। कब हुआ, 1962 में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 में हुआ। ठीक है, इसके तहत क्या किया, इसके में जो गोवा, ठीक है, गोवा दमन एंड दीव को क्या किया गया, मतलब भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। उसके बाद वो जो 14 नंबर का आपको हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कब हुआ था, ये हुआ 1962। ठीक है, 1914 था, तो 1962 में। इसमें क्या था, उसमें पुडुचेरी को भारत का भाग बनाया गया। उसके बाद में आपको जो हुआ मतलब कि 31 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसमें इसके तहत क्या कि 1973 में हुआ था। इसमें क्या लोकसभा की सीटों को, ठीक है, जो लोकसभा की जो सीटें थी इनको सीट्स को क्या मतलब कि 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। उसके बाद में याद रखोगे जैसे कि इसमें आपको जो 36 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ, आपको 1975 में। 1975 में इसमें क्या था कि सिक्किम को, ठीक है, सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया भारत का। ठीक है, सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया भारत का। ठीक है, उसको क्या था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। उसके बाद में अगला आता है आपका जो 47 नंबर का हुआ था आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो कब हुआ, 1946 में। 1946 इसके तहत दो, इससे क्या होता है, इसे मिनी संविधान, इसको दो मिनी संविधान इसे बोलते हैं। किसको, आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसको बोलते हैं मिनी संविधान। क्योंकि इसमें क्या था कि दो प्रस्तावना, इसमें पहले दो प्रस्तावना में आपका जो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद संविधान संशोधन को न्यायालय में इसकी चुनौती इसमें याद रखना कि इसी के तहत बोला गया कि जो संविधान संशोधन होते हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में पार्ट 4 का ए में इसमें क्या बोला किया गया था, अब मौलिक खतरों को जोड़े गए थे। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए। ठीक, जिसमें क्या थे, बांट माप, शिक्षा, जनसंख्या, परिवार नियोजन, ठीक है, वन्यजीव संरक्षण, ये सब थे आपके। ठीक है, उसके बाद में अगला आपको हुआ 44 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि हुआ आपका
1968 में। कब? 1968 में। इसमें क्या था कि आपातकाल की जो भी घोषणाएं करने से पहले राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से पूछना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को ऐड किया गया। उसके बाद देखो आपको हुआ 52 नंबर का, ठीक है, जो कि हुआ था कब? 1985 में। कब हुआ? 1985 में। इसमें क्या कि जो 10 अनुसूचियों को जोड़ा गया और दल बदल का जो कानून था उस पर रोक लगाया गया, ठीक है, कि आप पार्टी वालों को नीचे नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में 53 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो कब आया? 1986 में, ठीक है, 1986 में आया। और इसमें क्या है? मिजोरम को 23वां राज्य बनाया गया। 23वां राज्य बनाया गया का किसका? आपका 23वां राज्य बनाया गया इंडिया का, ठीक है। उसके बाद में आपको हुआ था 55 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि आपको हुआ 1986 में। कब? 1986 में। इसमें क्या था आपका 55 नंबर का, ठीक है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को भारत का जो 24वां राज्य, ठीक, भारत का 24वां राज्य। आप क्वेश्चन आएगा कि अरुणाचल प्रदेश को भारत का मतलब कि किस नंबर का राज्य है, ठीक है, तो ये आपका है 24 नंबर का राज्य, जो कि बनाया गया था 1986 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट आया आपका 56 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि आया 1987 में। कब? 1987 में, ठीक। इसके बाद क्या है? मतलब कि गोवा को मतलब कि 25वें राज्य के रूप में, ठीक, 25वें राज्य के रूप में मतलब दर्जा मिला किसका? इंडिया का। ये 1 नंबर का आया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि आपका आया 1989 में। इसमें क्या था कि वयस्क के जो मताधिकार की अवधि थी वो कितनी 21 से 18 कर दी गई। उसके बाद में 69 का नंबर आया, 69 संविधान संशोधन आया, जो कि आया था 1991 में। कब? 1991 में आया, ठीक है। और इसका क्या था कि दिल्ली को नाम बदलकर NCT मतलब कि नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी, NCT मतलब नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में अगला आया आपका 70 नंबर का संशोधन, ठीक है, 70 नंबर का संविधान संशोधन, जो कि आया था 1992 में। कब? 1992 में आया, ठीक। इसमें क्या था कि दिल्ली एवं पुडुचेरी को विधानसभा के निर्वाचन, ठीक है, जो भी सदस्य की को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मंडल में जोड़ा गया, ठीक है, ये आपका था। उसके बाद देखो आपका 73 नंबर का संशोधन, जो कि हुआ कब? 1992 में। कब हुआ? 1992 में। इसमें क्या था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है, जो कि अनुसूची शेड्यूल मतलब कि किसमें? 11 में जोड़ी गई, ठीक है, 11 में जोड़ी गई। उसके बाद देखो आया आपका 74 नंबर का संशोधन, ठीक है, जबकि कब हुआ? आपका ये संशोधन हुआ था आपको 1952 में, 1992 में संशोधन हुआ, ठीक है। इसमें क्या था कि नगर पालिकाओं को मतलब कि संवैधानिक दर्जा मिला और इनको उनकी शेड्यूल मतलब कि इनको अनुसूची 12 में जोड़ा गया, इसमें अनुसूची 12 में जोड़ा गया। उसके बाद में अगला आया आपका 85 नंबर का संशोधन, जो कि आया था कब? वो आया आपको 2002 में। 2002 में इसमें क्या था कि पदोन्नति में मतलब कि अनुसूचित जातियाँ, ठीक है, जो SC थी या ST थी, इनके मतलब कि आरक्षण दिया जाए, ठीक है। ये था आपका 85 नंबर का। उसके बाद 86 नंबर का जो संशोधन आया कब? 2002 में। इसमें क्या था कि शिक्षा को जो भी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको अनिवार्य रूप से शिक्षा कराई जाए, ठीक है, ये बोला आपका 86 नंबर का। 86 नंबर का आपका जो संशोधन आया था 2002 में। उसके बाद में अगला संशोधन आया आपका 88 नंबर का, जो कि आया 2003 में, ठीक है। ये क्या बोलता है कि सेवा मतलब कि सर्विस टैक्स, ठीक है, सर्विस टैक्स लाया जाएगा, ठीक है, सर्विस टैक्स के बारे में। ये आपका 88 नंबर का संशोधन, जो कि 2003 में आया। उसके बाद में 91 नंबर का संशोधन, जो कि आया कब? 2003 में। ये क्या बोलता है? केंद्र एवं राज्य के अधीन न्यूनतम संख्या 15%, कितनी? 15% मतलब फिक्स की गई। उसके बाद में अगला आया आपका 92 नंबर का संशोधन, कब? ये आया था 2003 में। इसमें क्या था? डोगरी, मैथिली, ठीक है, बोडो, संथाली भाषाओं को क्या हम लोग जोड़ा गया। उसके बाद में आपका अगला आया 96 नंबर का संशोधन, जो कि कब हुआ था? 2011 में। इसमें क्या था कि जो उड़िया भाषा थी, कौन सी? जो उड़िया भाषा थी, इसको क्या इसका नाम बदलकर उड़िया कर दिया। क्या? उड़िया मतलब कि उड़िया कर दिया गया, ठीक है, उड़िया को क्या कर दिया गया? उड़िया, ठीक है, उड़िया कर दिया गया। उसके बाद में अगला जो आया आपका 100 नंबर का संशोधन, कब? 2015 में। इसमें क्या कहता है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा निर्धारण, ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में मतलब भूमि जो बॉर्डर फिक्स की गई, ठीक है। उसके बाद में 101 नंबर का संशोधन, जो कि आया 2017 में। कब? 2017 में। इसमें क्या बोला गया? इसमें GST लागू किया गया, उसके बाद में 102 नंबर संशोधन, जो कि आया आपको 2018 में। कब? 2018 में। इसमें क्या था? पिछड़ा वर्गों के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, जो कि 338 का बी में मतलब कि OBC आयोग, ठीक है, OBC आयोग, ठीक है।
उसके बाद में अगला जो संशोधन हुआ वो हुआ था आपका 103 नंबर का। 103 नंबर संशोधन हुआ, वो कब हुआ था? ये हुआ आपका, याद रखो, 2019 में। 2019 में, ठीक है। इसमें क्या, इसमें मतलब कि ईडब्ल्यूएस को जोड़ा गया, जिसमें 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलेगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस। उसके बाद में याद रखोगे अगला आया आपका 104 नंबर संशोधन, जो क्या है 2020 में, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें आपका रिजर्वेशन मतलब कि किसमें, SC ST, ठीक है, SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा। वो भी कैसा, मतलब कि ये कब से मिल रहा है, आपका लास्ट 18 ईयर्स, ठीक है, 18 ईयर्स से मिल रहा है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन, ठीक है। और अभी और आगे हुए हैं संशोधन, अभी और हुए आगे, ठीक है, तो मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है। ये थे आपका ऑल अबाउट पूरा, मतलब कि एक ही क्लास में पूरी पॉलिटी के बारे में पढ़ना, ठीक है, जो कि आपको मैराथन क्लास थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद में मैं इसी तरह के कंटेंट लाता रहूँगा और आपको हेल्प करता रहूँगा, ठीक है। अगर आपको मेरी मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड जितना शेयर कर दो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।